आ रही हाँ, आ रही है। आ रही है। हाँ हाँ। बंद। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर अंकिता बात कर रही हूँ शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से। आज के वेबिनार का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो फ्रीक्वेंटली हो रही हैं और वो आगे चल के एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो क्रिएट कर देती हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इज समथिंग, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सही करते हैं, अपने जो जीने का तरीका है उसको सही करते हैं, तो डेफिनेटली जो उससे होने वाली बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता है और उनको भी सही किया जा सकता है। तो आज के वेबिनार में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ अपने हैंड रेज करने हैं। जब भी मैं आपका यहाँ से नेम प्रॉम्प्ट करूंगी तो आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और अपना क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे। जब आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका जो भी इफेक्टिव पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी एंड उसके ऊपर फिर हम वर्क ऑन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम जाते हैं। सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, कि किन किन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और क्या हमारी आउटकम जो है उस पर रहेगी। तो हम सबसे पहले पीपीटी पे जाते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल से जुड़ी, मतलब हमारे जीने के तरीके, जो हमारा अनहेल्दी बिहेवियर है, हमारी हैबिट्स होती हैं, जिसमें हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, अस्वस्थ भोजन मतलब ज़्यादा तला भुना जंक फूड या अधिक मीठे या नमक वाला खाना जो हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या किसी तरह का कोई नशा हो गया या किसी तरह की कोई एडिक्शन है, जैसे स्मोकिंग है, शराब पीना, तंबाकू पीना या अन्य ऐसी कोई हानिकारक आदतें, जब हम इनको फॉलो करते हैं तो इन्हीं के करने से हमें काफ़ी सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो जो है वो शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसी में जो हमारे लाइफस्टाइल है इसमें पूरे दिनचर्या में सुबह से उठने से रात के सोने तक हमारी क्या गतिविधियां रहती है, हमारी क्या एक्टिविटीज रहती है, ये हमारे लाइफस्टाइल को डिनोट करती है। 24 घंटे में से जो हमारा मतलब 24 घंटे हमारी बॉडी का ना एक नेचुरल साइकिल होता है जिसको हम सर्कैडियन क्लॉक बोलते हैं। सर्कैडियन क्लॉक इज समथिंग कि हमें जो है वो कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, हमारा ईटिंग पीरियड क्या होना चाहिए, और जब हम उस ईटिंग पीरियड से पहले या बाद में जो है अपना खाना खा रहे हैं या सोने की हैबिट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हमारी नॉर्मल जो बॉडी की फिजियोलॉजी है ये उसको भी डिस्टर्ब करता है। मतलब बेसिकली ये उसमें जो है वो चेंजेस लाता है, चाहे वो हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं, चाहे हमारी जो है वो स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने से है, चाहे फिर वो किसी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, रेजिस्टेंस जो है वो बॉडी क्रिएट कर रही है, अपने सेल्स को जो है वो खाना शुरू कर रही है, ऑटोम्यून डिजीजेज जिनको हम कह देते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें रहती हैं। जो हमारी शारीरिक हेल्थ है वो हमारी मानसिक जो हमारी स्वास्थ्य है उससे भी कोरिलेट करती है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर अच्छे से वर्क करेगा तभी हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी सही रहेगा। जब भी शरीर में जो है वो दिक्कतें आने लगती हैं, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन, तो हमें फिर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट, कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, मतलब लाइफस्टाइल से होने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ब्लड प्रेशर, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है। दूसरा आती है डायबिटीज विच इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया नाउ डेज, तो डायबिटीज। उसके बाद है हमारा थायराइड। थायराइड इट इज कैन बी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, या तो थायराइड जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी या तो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। उसके बाद आता है मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स, वेदर दे आर ऑफ फर्टिलाइजिंग एज ग्रुप, और जो हमारी अभी 13 to 14 ईयर्स की गर्ल्स है उसमें भी बहुत ही कॉमन बीमारी है, दैट इज पीसीओएस एंड पीसीओडी।
उसके बाद ओबेसिटी, डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल खराब होगा, तो ओबेसिटी इज अ वन एंड द मेजर चैलेंज दैट वी आर हैविंग। एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वी हैव अ सिटिंग जॉब, हम सिटिंग जॉब्स हैं या एक तरह का काम है जो हम पूरा दिन करते हैं, हमारा रॉन्ग सिटिंग पोस्चर और हमारी रॉन्ग हैबिट्स इस तरीके की कंडीशन को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इस तरह की कंडीशन को जो है वो इनिशिएट करती है। दिस आर द मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दैट वी आर हैविंग। नेक्स्ट, और इन्हीं के बारे में ब्रीफली हम बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहला हमारा डिसऑर्डर था ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो भी खून का दबाव, मतलब कितने प्रेशर के साथ जो खून है हमारी बॉडी में रेगुलेट कर रहा है ना। जब हमारा हार्ट जो है खून को पंप करता है तो वो किस पोटेंसी से, अब देखो अगर तो वेसल्स हेल्दी वेसल्स होंगी तो जो हमारी पंपिंग है वो भी नॉर्मल होगी और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से या तो हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है या तो हमारी जो वेसल्स है उसमें नैरोइंग हो रही है, अब नैरोइंग होगी जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा, खून हमारा गाढ़ा होगा, किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या वो कम हो जाता है। तो दोनों ही, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, और अगर वो बहुत ज़्यादा घट गया है, कम हो गया है, तो डेफिनेटली वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब जैसे कि जैसे हमने बात की कि अगर जो है नैरोइंग हो जाती है, अब नैरोइंग क्यों होगी, जैसे इसमें इमेजेस के थ्रू जो है वो दिखाया गया है कि जब नैरोइंग हो जाती है तो आर्थरोस्क्लेरोसिस बेसिकली हो जाता है, डिपोजिशन हो जाती है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके ऊपर डिपोजिशन हो जाती हैं, या यही जो है वो आगे जाके ब्लॉकेज या किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करती है जब ये दे आर अनट्रीटेड एंड अनअवेयर ऑफ। तो इनको जो है नैरोइंग ना हो, किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, थ्रोम्बस ना बने, चकत्ते ना बने खूनों के, खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें बाइंडिंग होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब वो चकत्ते बन जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो उसके किसी भी छोटी से छोटी वेसल में जाकर लॉज होना, वहाँ पर रुकना और ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करना एक बहुत ही कॉमन चीज़ बन जाती है। और जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उससे कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो जनरेट हो सकती है। और दूसरी कंडीशन है जब हमारा हार्ट जो है वो एक्सेसिवली डायलेट हो जा रहा है, या तो हमारी वैल्व की इनकम्पिटेंसी है, हमारा हार्ट की जो वेसल्स हैं वो डायलेशन में जा चुकी हैं, वो पंप नहीं कर पा रही ब्लड को अच्छे से, जिसकी वजह से हार्ट के जो चैम्बर हैं वो इनलार्ज हो चुके हैं, मतलब जिस प्रेशर से हार्ट को जो है पंप करना चाहिए ब्लड को वो नहीं कर पाता। तो जब पंपिंग भी हैम्पर होगी तब भी हमारा ब्लड प्रेशर में जो है फ्लक्चुएशंस आएंगी। जब किसी तरीके की नैरोइंग होगी, प्लेक फॉर्मेशन होगी, खून गाढ़ा होगा, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। नेक्स्ट, अब क्या कॉजेज हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के, ठीक है। ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले कैफीन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना। अब जैसे आजकल वी हैव अ गुड अवेयरनेस ऑफ आवर हेल्थ, तो बहुत सारे लोग जिम जाना जो है वो प्रेफर करते हैं। एंड जो भी हमारे जिम गोइंग लोग हैं तो वो उनका होता है कि फॉर एन एड्रेनल रश और हैविंग अ गुड एनर्जी इन द बॉडी दे हैव कैफीन। क्योंकि कैफीन जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हमें नींद नहीं आती है, हम वी आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वी हैव अ रश टू डू द वर्क। तो जब हम कैफीन का इनटेक जो है या तो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कॉज आर हाई ब्लड प्रेशर। कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन अगर बॉडी में है अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल, तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को जो है वो कॉम्बैट करती है। जब भी हमारे शरीर में कहीं दर्द रहती है ना, किसी जगह पर पेन हो रही है, तो वो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। डिहाइड्रेशन, जब हम बॉडी का जो नॉर्मल लेवल है उसकी तरीके से बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते, इनफ पानी जो है बॉडी को नहीं मिलता है ना, बॉडी को पानी नहीं मिलेगा तो उसकी अब्जॉर्प्शन लो हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन लो हो जाएगी तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। थायराइड की कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, थायराइड ग्लैंड की कॉम्प्लिकेशन होगी तो भी इस तरह की कंडीशन जो है जनरेट हो सकती है। किसी तरह की मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स, कोई भी हम एक्स्ट्रा जो है वो मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स लंबे समय से यूज कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो क्रिएट द कॉजेज, दैट कैन ऑल्सो लीड टू द ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए, है ना। और स्ट्रेस और एंजाइटी, किसी भी तरीके का स्ट्रेस
और किसी तरीके की एंजाइटी, जब हम मेंटली जो है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं, कई बार उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है। जो हमारी स्मोकिंग की हैबिट होती है, दैट कैन ऑल्सो लीड। ड्रग यूज़, जब हम ड्रग यूज़ बोल सकते हैं या ड्रग्स अब्यूज़ बोल सकते हैं, दोनों ही कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर को लीड करती है। हमारी गंदी डाइटरी हैबिट्स, अब हम जितना गंदा खाना रखेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी डाइटरी हैबिट्स जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर पे इम्पेक्ट करेगी। अल्कोहल का रेगुलर इनटेक करना, जब हम अल्कोहल को लंबे समय तक कंज्यूम करते हैं, दैट ऑल्सो इंक्रीज इन हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी जब हमारी ज़्यादा होगी, हम बहुत ज़्यादा जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करने के बाद जब बैठते हैं, तो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वो बढ़ा हुआ होता है, हमारी सांस फूली होती है, बॉडी में गर्म महसूस होता है, बिकॉज जब हम एक्सेसिव एक्सर्शन करते हैं तो हमारी बॉडी को एक्सेसिव ब्लड की ज़रूरत होती है। तो एक्सेसिव ब्लड की ज़रूरत होगी तो हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, जल्दी पंप होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी एक डॉक्टर आपका जो बीपी मॉनिटर करते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चल कर आए हैं या एकदम से क्लिनिक में पहुंचे हैं, तो वो सबसे पहले यही आपको गाइड करते हैं कि आप बैठे, थोड़ी देर नॉर्मल हो जाए, आप जब सेटल डाउन हो जाएंगे तो आपका बीपी जो है वो एक्यूरेट आएगा। क्योंकि अगर एक्यूरेट बीपी लेना है तो पेशेंट का रेस्ट कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रेस्ट कंडीशन में नहीं होंगे तो बीपी हमेशा ही बढ़ा हुआ आएगा एंड वी गेट द रॉन्ग डायग्नोसिस डन। नेक्स्ट, इसके बाद कि क्या क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन जब बीपी बढ़ा हुआ है उसके क्या मेजर सिम्टम्स जो है पेशेंट में हो सकते हैं। थकावट रहना, चक्कर आना, उल्टी या उल्टी जैसा मन होना, है ना, हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होना, या हमारा ब्लड प्रेशर लो या हाई होते रहना। मतलब जब भी ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारी जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसमें हैम्परिंग, जो डे टू डे लाइफ में कुछ एक जगह से जब उठते हैं तो एकदम से चक्कर आने लग जाता है, उसको हम पोस्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। कि जैसे ही हम बॉडी को रेस्ट पोजीशन से एकदम एक्टिव फॉर्म में लेकर आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो रश है, ब्लड का रश है वो बढ़ जाता है और एकदम से बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है उसके साथ, तो जिसकी वजह से पोस्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। नॉजिया, वॉमिटिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सारे हाइपरटेंशन के अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन आपको आ रही है तो दैट नीड यू गेट टू नो अबाउट योर बॉडी और यू नीड टू गेट योर हेल्थ चेकअप डन। नेक्स्ट, वॉमिटिंग और फेंटिंग, दैट वी डन ऑलरेडी। अब इंडिया में 22.6 से लेकर 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित, मतलब जब भी किसी पेशेंट या किसी पर्सन को हाई बीपी के बारे में पता चलता है, दे आर नॉट कंसीडर इट एज अ मेजर डिजीज। उनको लगता है कि ठीक है, बीपी तो आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बीपी अगर मेरा बढ़ रहा है तो आई विल टेक द मेडिसिन और वो मुझे जिंदगी भर खानी है, अगर मैं उसको जिंदगी भर खाता रहूंगा तो मेरा बीपी मेंटेन रहेगा। अब बेसिकली जो बीपी की गोली हम खाते हैं ना, वो बीपी की गोली उस समय तक हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने में हेल्प करती है। जैसे ही उस गोली का असर खत्म हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमें दोबारा गोली खानी पड़ती है, उसी अकॉर्डिंगली हमारी डोज सेटल कर देते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रह रहा है तो दिन में 2 बार गोली ले लो, अगर वो मेंटेन रह रहा है तो दिन में 1 बार कभी खा लेना, और अगर वो दवाई असर करना बंद कर जाती है तो उसकी एमजी बढ़ा देते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर 5 mg की गोली से असर नहीं आ रहा है, 10 शुरू कर देते हैं, 15, 50, 100, इस तरीके से एमजी जो है वो बढ़ती जाती है। तो दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, दैट इज सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। अगर हम नॉट फ्रॉम इंडिया, अगर हम किसी और कंट्री की बात करते हैं तो वहां पर बेसिकली ये जो दवाइयां हैं उनको रेगुलर यूज के लिए कभी भी नहीं बोला जाता। दे ऑलवेज मतलब वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बॉडी को डिपेंडेंट ना बनाकर वी कैन मैनेज इट वेल, है ना। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर बुखार की भी दवाई नहीं दी जाती, लेकिन हमारे यहाँ पे बुखार आता है उससे पहले ही हम पीसीएम पेशेंट को दे देते हैं कि फटाफट बुखार उतर जाएगा एंड वी कैन रिलीव फ्रॉम इट सेल्फ और हम अपने काम पे जा सकते हैं। लेकिन बीमार जो हमारी बीमारी है जिसको हम बुखार कह रहे हैं, बुखार एक अकेली बीमारी नहीं है, बुखार कैन बी सिम्टम ऑफ मेनी अदर डिजीजेस। बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसकी वजह से फीवर हो सकता है। तो फीवर अगर आ भी रहा है, समटाइम्स इट इज फॉर द वेलबींग ऑफ आवर बॉडी। हमारी डिफेंस मैकेनिज्म जब एक्टिव होता है, जब वो हमारी जो फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, उनसे जब वो फाइट बैक करते हैं, तब भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है।
तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट विच इज नीडेड टू, जो हमारी बॉडी खुद से जो है वो ट्रीट कर लेती है। तो ग्लोबली 1.28 अरब के जो अराउंड जो हमारी पॉपुलेशन है वो हाई बीपी से जो है इम्पेक्टेड है। इसमें से मेजरली जो मतलब हमारे पास डाटा है उसमें 30 to 79 ईयर्स के जो लोग हैं वो इम्पेक्टेड हैं। लेकिन आजकल इसका अर्ली ऑनसेट भी है। अर्ली ऑनसेट है जो हमारे यंग जो हमारी जनरेशन है उसमें भी हाई बीपी के जो कंसर्न है वो आ रहे हैं। रेगुलर बेसिस में जब मैं पेशेंट्स देखती हूँ, किडनी पेशेंट देखती हूँ, तो जो हमारे यंग किडनी पेशेंट होते हैं वो फ्रॉम द एज ऑफ 19 20 21 से वो बीपी की गोलियां खा रहे होते हैं ड्यू टू XYZ रीजन। और जब बीपी हमारा अनकंट्रोल्ड रहता है बहुत कम समय से, और उसको हम रेगुलेट मतलब उसको चेक नहीं करते, जो बेसिक हेल्थ मेजर्स लेने चाहिए वो नहीं लेते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी किडनी हेल्थ या लीवर हेल्थ को इम्पेक्ट करना शुरू कर देता है। बिकॉज अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई है तो ऑर्गन्स जो उसको सफ़र कर रहे हैं, जो ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प कर रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं उन पे भी इम्पेक्ट डालता है, फिल्ट्रेशन को भी हैम्पर करता है, जिसकी वजह से फिर किडनी पे इम्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। जो किडनी फेलियर हम देखते थे पेशेंट्स में होता था अर्ली एजेस में, या होता था लेट एजेस, जब मतलब जब पेशेंट 40 या 45 क्रॉस कर जाता है, प्रोलॉन्ग उनकी डायबिटीज या हाइपरटेंशन होती है, उसकी वजह से वो दिक्कतें हो रही थी। बट नाउ अडेज वो उनका ऑनसेट बहुत जल्दी है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। इंडिया में लगभग 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। एंड इफ आई आस्क एनी हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट कि आप जो है अपना मेजर ले लीजिए या अपनी ट्रीटमेंट ले लीजिए, दे आर टेकिंग इट सो लाइटली बिकॉज उनका एक गोली से काम चल रहा है। दे डोंट वांट टू गेट क्योर्ड, दे ओनली वांट टू टेक वन मेडिसिन जो फटाक से असर दिखा देगी, एंड दे नॉट टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट। इसके अलावा 42% लोग ही हैं जो जिनको पता है कि ब्लड प्रेशर उनको है, और उसका इलाज वो उनका इलाज करवाते हैं। वरना मेरे हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन भी है जो ब्लड प्रेशर जिस दिन बढ़ जाता है उस दिन गोली खाएंगे, फिर उनको लगेगा अब ठीक है तो वो खाना छोड़ देते हैं। उनमें ज़्यादा सिवियरिटी हो जाती है किसी तरह का डिसऑर्डर होने की, क्योंकि उसमें जो फ्लक्चुएशन है बीपी में वो औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब सिर्फ 21% लोग ही हैं जो जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित रख पाते हैं, उसको अंडर कंट्रोल रख पाते हैं। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट मतलब जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे GV20 हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अगर इसको हम दबाते हैं तो इट समवेयर हेल्प टू रिड्यूस आवर हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट। अब रेड जूस हम क्या ले सकते हैं? तो ब्लड प्योरीफायर एक जूस है जिसको हम आप घर पर बना सकते हैं, क्योंकि ब्लड को अगर हम प्योरीफाई करेंगे, ब्लड प्योरीफाई रहेगा, उस वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, तो हम ब्लड से रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इन सारी चीज़ों की होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये रेड जूस की थेरेपी एक रेसिपी है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। इसके लिए आपको 100 ml आप पानी ले लीजिए, उसमें बीट रूट चकुंदर ले लें, एक छोटा टमाटर एक आपने ले लेना है, और एक गाजर ले लेनी है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से धो लेना है, और इनको धोने के बाद टमाटर गाजर इन सबको जो है वो अच्छे से वो करके इनका पेस्ट बनाकर, इनको जो है 100 ml पानी में डालकर, उनको थोड़ा काला नमक, काली मिर्च और पुदीने के पत्ते डालकर इसको जो आप पी सकते हो। इट्स अ रेड जूस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट। अब कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये एक जर्नल डिस्क्रिप्शन है दवाइयों की जो हम रेगुलरली, जब कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो इनको यूज़ कर ही रहा होगा। तो देयर आर मल्टीपल जो मेडिकेशन है, सैम्लोडिपिन हो गई और हमारी पेरिविलिन हो गई, जेस्ट्रल हो गई, तो इसको हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इनके क्या इम्पेक्ट्स आ रहे हैं, इनको खाने से क्या दिक्कतें हैं बॉडी में, वो हम जानते हैं। एक ये हमारे कुछ स्कैनर्स हैं, मतलब इनको इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनमें स्कैन करें, इनसे आपको पता चलेगा कि ये जो बीपी की दवाइयां हैं जो हम रेगुलरली ले रहे हैं उनका क्या नुकसान बॉडी में हो सकता है, वो हमारे कितना नुकसान करवा देती हैं। एक चीज को सही करने के लिए दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में और सारी दिक्कतों को भी तो कॉज कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो गया। अब बीपी की दवाई जो है पुरुषों में क्या काम करती है, वो इन इम्पोटेंसी जो है
वो करना शुरू कर देती है, जर्नल हेल्थ को जो है डिटेरियोरेट करना शुरू कर देती है, हमारी जो स्लीप है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। तो ये जो स्कैनर्स है इसको आप स्कैन करेंगे तो उनकी पूरी डिटेल जो आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से यही सारी सिस्टोलिक के लिए हम कि हम मैनेजमेंट में कि अगर हाई बीपी है तो उसके लिए हम क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी स्कैनर्स लगाए हैं कि सिग्निफिकेंटली आयुर्वेदा में आप हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसमें शिरोधारा कैसे काम करता है, उसमें पंचकर्मा कैसे काम करता है। यू कैन स्कैन दीज स्कैनर्स एंड गेट टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट, इसी में हर थेरेपी का क्या सिग्निफिकेंस है वो इन स्कैनर्स में आपको मिल जाएगा। हॉट वाटर इमर्शन कैसे काम करता है, जो हाइड्रोथेरेपी है, पानी में बिठाने वाली थेरेपी है, वो ब्लड प्रेशर को जो कम करने में कितना हेल्प करती है, दैट वी कैन नो। नेक्स्ट, अब दूसरा मेजर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दैट इज डायबिटीज। जो ब्लड प्रेशर इज ऑन नंबर 1, नंबर 2 इज डायबिटीज। तो डायबिटी को हम आयुर्वेदा में मधुमेह कहते हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन नहीं बन पाता या बॉडी उसको ठीक से जो है वो यूज नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है उसमें शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और इंक्रीज शुगर लेवल ही डिनोमिनेट करता है कि हमें जो है वो डायबिटीज जो है वो हो गया है। नेक्स्ट, अब पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज कितने, बहुत सारे लोग हैं। अगर 2025 की बात करें तो इंडिया में करीबन 6.99 करोड़ से 13.4 करोड़ जो लोग हैं वो डायबिटीज से पीड़ित हैं। मतलब इन इन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज है, और इन्हीं का डबल नंबर इज ऑफ प्री डायबिटिक, जो प्री डायबिटिक में आते हैं। तो इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है। सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है इंडिया में, क्योंकि दुनिया का 26% जो डायबिटीज का पेशेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रिसाइड कर रहा है। तो वी आर डूइंग डेफिनेटली समथिंग वेरी रॉन्ग, जिसकी वजह से हम डायबिटीज का कैपिटल जो है वो माने जा रहे हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ डायबिटीज, दो तरीके का डायबिटीज होता है। नंबर 1 इज टाइप 1 डायबिटीज एंड सेकंड इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। हमारा इम्यून सिस्टम जब इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी में जो इनफ इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता। जो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जर्नली ही हमारी ब्लड शुगर जो है हाई रहेगी। तो इस तरीके के पेशेंट्स में हम इंसुलिन डिपेंडेंसी, मतलब इसके लिए इंसुलिन शुरू करते हैं, क्योंकि पैनक्रियास जो है इंसुलिन बना ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको बाहर से इंसुलिन जो है शुरू की जाती है। इट्स एन ऑटोइम्यून कंडीशन, इसको मैनेज किया जा सकता है ना, एज इट वी सस्पेक्टेड अर्ली। नंबर 2 इज टाइप 2 डायबिटीज। ये जो है हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, इसमें इंसुलिन बन नहीं पाता और वो ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, या बनता है पर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, है ना। तो इट इज प्योरली ऑन लाइफस्टाइल। तो इट कैन बी मैनेज बेटर एंड इट कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। ये रिवर्स भी बहुत इजीली हो जाता है एट कंपेयर टू टाइप 2 डायबिटीज। अब तीसरी नंबर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो मोस्टली जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उसमें जो है वो होता है। प्रेग्नेंट जो हमारी फीमेल्स रहती हैं उनमें जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो है वो डायबिटीज होता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कह देते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि क्या कॉजेज हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के। तो टाइप 2 डायबिटीज होने के कॉजेज हैं हाई ब्लड प्रेशर, हमारी अनहेल्दी डाइट, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हम लंबे समय से ले रहे हैं, कोई भी पैनक्रियाटिक डिसीज जो पैनक्रियास में जो है वो प्रोडक्शन को हैम्पर कर रही है, और हमारी ओबेसिटी, हमारी अनहेल्दी डाइट, और हमारा एज और स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन। ये मेजर कॉजेज हैं टाइप 2 डायबिटीज के होने के। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या हैं, आप कैसे, मतलब अर्ली, या ये सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो दैट मीन्स यू नीड टू गेट योर शुगर लेवल्स चेक्ड। ठीक है, तो एक तो हमेशा जो है वो प्यास लगते रहना या भूख लगते रहना, शरीर में कमजोरी फील होना, हाथ पैरों में जो है झंझनाहट या नमनेस रहना, उल्टी जैसा मन करना, नौजिया, या जो हमारे कट लग जाते हैं, वूंड हो जाते हैं, उनका अच्छे से हील नहीं हो पाना, बॉडी का सडनली वेट लॉस होना शुरू हो जाना, और रात को सोते समय या दिन में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना,
और हमारा ब्लर विजन, एकदम से आंखों में दिखाई देना बंद हो गया है या आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो दैट ऑल्सो द अर्ली सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, दैट इज वेरी कॉशियस टू टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में होता क्यों है ना? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होगा कि जब एक पर्सन हाई हाई कार्ब डाइट ले रहा है, बिना भूख लगे खाना खाते हैं, बिना पुराना पचा हुआ जो खाना खाते हैं, एक्सेसिव ओवर ईट करते हैं, ओवर प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, विच इज इम्पेक्टिंग आर मेटाबॉलिज्म, जो हमारी पैनक्रियाज को जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देते हैं या इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हाई ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे हाई इंसुलिन लेवल्स को जो है वो इंड्यूस करता है, और जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट। अब साइड इफेक्ट ऊपर से हटाना है। साइड इफेक्ट क्या है इंसुलिन थेरेपी के? इंसुलिन लेने से अगर हमें नहीं पता है कि हम रेगुलर शुगर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या इंसुलिन पे अगर कोई पेशेंट है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, मतलब उसकी शुगर जो है बहुत ज़्यादा लो हो सकती है। जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कॉज होनी शुरू हो जाती हैं। पेशेंट का वेट गेन होने शुरू हो जाता है, वजन बढ़ने लग जाता है, उसके हाथ पैरों में जो है वो सूजन आनी शुरू हो जाती है, उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी में बननी शुरू हो जाती है, किसी लोकल एरिया में एलर्जी होनी शुरू हो सकती है ना? और लाइपो एट्रोफी हो सकती है ऑन द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं वहाँ पर भी इम्पेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट। अभी ये हमारे एक पेशेंट हैं जो हमारे 72 आवर कैंप में आए थे, और ये आपको बताएंगे कि इनको सिर्फ मात्र 3 दिन में इनको कितना इम्पेक्ट जो है वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से और अपने डाइट को चेंज करने से आया था। तो ये एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप में से जो भी पेशेंट्स हैं जो अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो प्लीज़ अपना हैंड रेस करिएगा, ताकि मैं आपका नाम जो है प्रॉम्प्ट कर सकूं, आपका माइक अनम्यूट कर सकूं, और फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकें। तो इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चंस लूंगी, तो आप प्लीज अपने हैंड रेज कर लें। वीडियो प्ले कर दो। कुमार, राजस्थान हनुमानगढ़ से आया हूँ। यहाँ आए हुए मेरे को 3 दिन हो गए हैं। पहले मेरी डायबिटीज से टेबलेट लेने के बाद 300 के करीब रहती थी। अब टेबलेट छोड़ने के बाद 170-75 के लगभग रह रही है। इससे बढ़िया और मैं क्या। आचार्य मनीष जी है जो हम उनसे मिले थे, हमें उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अभी हम एक दो पेशेंट्स ले लेते हैं जिनके कुछ सवाल हैं, मैं एक बार उनसे उनके सवाल सुन के क्या उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो बता सकती हूँ। तो सबसे पहले अनिल श्रीवास्तव जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार अनिल जी। मैम मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। जी। ये ब्लड प्रेशर हाई रहता था मेरा, जी। तो आपके हॉस्पिटल से ही दवा लाया था ये गुड़गांव से। ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं घर पे गया था, वहाँ पे हम्म। ग्रीन जूस वगैरह पी रहा था, जैसे अमरूद हो गया और जामुन हो गया, ये सब का जूस पीता था, तो उससे अच्छा। तो कुछ कम हुआ है। ठीक है। और ये हमेशा पी सकते हैं क्या मैम ग्रीन जूस? हाँ, जैसे हाँ बोलिए। पी सकते हो, ग्रीन जूस पीने में कोई परेशानी नहीं है। नहीं, जैसे मतलब 15 दिन पिए फिर बंद कर दे फिर पिए, ऐसा ऐसे आचार्य जी बोलते हैं ना कि रेगुलर नहीं पीना चाहिए कोई चीज, गैप डाल सकते हैं। इसलिए। कोई भी चीज जब हम रेगुलरिटी में लेना शुरू कर देते हैं तो हम्म। बॉडी में इम्पैक्ट आना कम हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा। साथ में हो जाती है। ठीक है, तो जब और ये रेड जूस जो है मैम, इसको भी कम कर सकते हैं ऐसे गैप दे के अगर कोई भी चुकंदर का? आप ले रहे हो, तो अगर आप एक हफ्ता कंटिन्यूटी में ले रहे हो तो एक दो दिन छोड़ दो, फिर दोबारा शुरू अच्छा। कर दो, है ना? हम्म। ताकि बॉडी उसकी हैबिचुअल ना हो, उसके गुड जो हो, उसके अच्छी गुण है वो तो बॉडी में आए और वो दिक्कतों को कम करने में भी हेल्प। तो इसीलिए और जब भी। मैं दवा, हाँ बोलिए। बताओ बताओ। आप दवा मैम लेके आया था, अभी फिलहाल है, मैं एक टाइम ही ले रहा था, तो अभी 130 है नपाया था मैं 2 दिन पहले। एक ही टाइम दवाई ले तो रहे हो? हाँ, दवा एक टाइम ही ले रहा हूँ मैं, तो पहले 140 रहता था, अभी हम्म। 1 महीने बाद फिर चेक करवाया था तो 130 है अभी, तो अभी दवा मैं ले ही रहा हूँ।
कभी ले लेता हूँ कभी नहीं ऐसे, और डाइट फॉलो कर रहा हूँ। अच्छी बात है, डाइट को फॉलो कर रहे हो और अपनी बीपी को मॉनिटर करते रहा करो, क्योंकि अगर वो ज्यादा रहेगा तो साथ में हमें दवाई लेने की जरूरत पड़ जाती है। जब कंट्रोल रहने लग जाता है ना, फिर धीरे धीरे दवाइयों को कम करते हैं, अच्छा। धीरे धीरे टेपर डाउन और करते हैं। और वेट कम हो गया मैम, वेट का मेरा 72 के लगभग था, तो अभी 65 हो गया। वेट बढ़ नहीं रहा है मेरा। आपने खाने पीने का परहेज शुरू किया होगा ना? हाँ हाँ, उधर भी तो काफी कर दिया था मैं। अभी खाने तो पीने शुरू किया होगा, आप तली भुनी हाँ ऐसी चीजें नहीं खा रहे हाँ, होंगे, ये से सब खाना सब खाना बंद कर शुरू कर दिया दिया मैं। होगा। हाँ, हाँ हाँ। खाना शुरू कर दिया होगा, इसीलिए वेट जो है वो थोड़ा कम हो गया है। अब अगर ये है हम्म, कि वेट कम हो गया, एक तो बीपी का कंसर्न है ना, तो बहुत ज्यादा हैवी चीजें तो आप नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, नहीं नहीं। हाँ गर्मियाँ आ गई हैं, वैसे अगर बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है तो आप नॉर्मली रोस्टेड मखाना या जो ये काले भुने हुए चने मिलते हैं ना बिना छिलके वाले, हाँ। ये खा सकते हो। हम्म। ये खा सकते हो अच्छा। ताकि बॉडी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिले, या रात को ड्राई फ्रूट्स थोड़े से भिगो दिए, वो सुबह उठ के छील के वो खा लिए, एक से दो बादाम हो गया, आधा अखरोट हो गया, हम्म। थोड़ी क्वांटिटी नहीं में। मैम, ये तो लेता हूँ मैम, ये तो लेता हूँ, शाम को ही खा लेता हूँ ये मैम। सुबह खाने हैं, रात को भिगो के अच्छा, सुबह खाने हैं। शाम को नहीं खा सकते? शाम को खा लेते हो ठीक है, लेकिन सुबह खाते हो तो उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, वो अच्छे से अभी पचता सुबह है क्या शरीर। मैम, वो फल वगैरह खाते हैं ना, तो 10 9 10 बजे के लगभग, तो फिर उस समय नहीं खाया जाता, इसलिए थोड़ा शाम को भूख लगता है तो खा लेते हैं 5 6 बजे ऐसा। ठीक है, अगर 5 6 बजे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, पचा ले रहे हो, तो 5 6 बजे खा लो। ठीक, और मैम मूंगफली का दाना भी तो खा सकते हैं ना, भुजा हुआ? कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं, अच्छा, कभी। मूंग हाँ, कभी कभी। कभी कभी खा सकते। चलो। ठीक है। तो मैम बाकी एक तो बार अभी खाना, दवा लेके आना होगा क्या? एक बार मिल आओ, एक बार दोबारा आपकी अच्छा। चेक कर लेते हैं कितना आपका जो है लेवल रह रहा है, और एक अगर दवाई की जरूरत है उसको एक डोज में चला लेते हैं और फिर धीरे धीरे बंद कर देंगे। जैसे ही नॉर्मल आना तो, शुरू हो जाएगा फिर बंद कर ले, तो एक बार हम्म, आकर मिल लो, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, और फिर क्या उसके बाद क्या चीजें एहतियातन बरतनी जरूरी रह जाएंगी वो गाइड करके बाकी चीजें बंद करवा देंगे। चलो ठीक है मैम, ओके। ठीक ठीक है है। ना? ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट रेनू भट्ट जी। अनिल श्रीवास्तव तो हो गए। हेलो। हाँ रेनू भट्ट जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। मैम मुझे ना एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, कब से? ये मुझे है अराउंड 2006 7 से। हाँ जी, 2006। 2006। और अभी करंट एज कितनी है आपकी? 44। 44 ईयर्स। और कहाँ से बात कर रहे हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से बात कर रहे हो। देखो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है वो भी इतने पुराने समय से है ना, तो इट विल बी फेटल राइट नाउ, मतलब अभी के लिए ये क्रॉनिक बन चुका होगा। अभी यस। की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ गई होंगी, एंड यू ऑलरेडी हैव टेकन ट्रीटमेंट एट एवरी सेंस। आपने हर तरीके का ट्रीटमेंट अभी के लिए ट्राई कर लिया होगा ऑलरेडी, है ना? तो अगर आप चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा प्रेफर है एक बार आकर मिल लो, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर इलनेस वी परफॉर्म सम पंचकर्मा थेरेपीज। पंचकर्मा हम साथ में परफॉर्म करते हैं ताकि सबसे पहले तो सिम्टोमेटिकली मैनेज किया जा सके। सिम्टोमेटिकली मैनेजमेंट होगा, थोड़ा उसमें असर आने लगेगा, फिर धीरे धीरे उसकी इम्प्रूवमेंट पे वर्क करेंगे। पर लेकिन सबसे पहले जितना जो प्रोग्रेशन अभी तक हुआ है उसको वहां पर रोकना जरूरी है। हाँ जी, मेरा अभी मतलब एंकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और पीछे हम्म, स्कैपुलर रीजन में स्टिफनेस बहुत ज्यादा आती है। अभी फिर से डॉक्टर, बताएं। एंकल एंकल पे स्वेलिंग है, एंकल ऑलमोस्ट खराब ही हो चुके हैं, हम्म। तो चलने में दिक्कत आती है। और मेरे हम्म। बैक में शोल्डर और पीछे स्कैपुला रीजन जो है ये स्टिफ रहते हैं बहुत ज्यादा। हम्म। और अभी डॉक्टर्स ने इंजेक्शन शुरू किए हैं, बायोलॉजिकल इंजेक्शंस। हाँ, मत तो करो। हाँ, और? उन्होंने बोला कि और दवाई तो सूट ही नहीं कर रही है आपको। क्योंकि दवाई ने असर दिखाना बंद कर दिया ना, इतनी दवाइयां खा ली ऑलरेडी, अब उनसे कोई फर्क नहीं आ रहा शरीर में।
इसीलिए उनके पास उन इंजेक्शंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये इंजेक्शन लगवाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। ओके। उनके बाद कोई तरीक उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास करने के लिए भी। वो यही कह देंगे कि जी ऐसे ही हो सकता है। अब एक बार मैनेजमेंट के साथ शुरू करो। एक बार थेरेपीज करवा कर देखो, अगर थेरेपी से थोड़ा बहुत आराम आना शुरू होता है तो उसको बचा सकते हैं, यहाँ पे रोक सकते हैं। आपकी दिनचर्या जो आपका रोज करने वाला काम है ना, उसको सही किया जा सकता है। क्योंकि जब तक अपनी बॉडी को रिकवर किया जा सकता है, वी नीड टू डू थिंग्स विद दैट। ये जो स्टेरॉइड्स लगवाना या किसी तरीके की सर्जरी को ऑप्ट कर लेना या अपनी नेचुरल फिजियोलॉजी है उसको खत्म कर देना, ये ऑप्शंस तब जो है हम करते हैं जब हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी नहीं रहती रिकवर करने की। तो अगर आप इंजेक्शंस लगवा लेते हो, उसके बाद क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या? स्टीरॉइड्स देने के बाद क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि दवाइयां तो ऑलरेडी खत्म कर चुकी हैं अपना असर दिखाना। तो आप एक बार आकर मिलो, एक बार आपकी कंडीशन को एनालाइज कर लेंगे और कौन सी थेरेपीज आपको बेनिफिट कर सकती हैं उसके साथ शुरू कर सकते हैं। 35 में हमारा हॉस्पिटल है, एक बार आकर दिखा लो। डॉक्टर 35 अवेलेबल होते हैं वहां पर, आप मिल सकते हैं उनसे। चंडीगढ़ में? हाँ जी, चंडीगढ़ सेक्टर 35 में हमारा हॉस्पिटल है। ओके मैम। और आप ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं मैम? मैं चंडीगढ़ ऑफिस हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ, जीरकपुर से। ओके। तो मैं है ना? चंडीगढ़, ठीक है। मैं 35 में आपका सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, पंचकर्मा वगैरह हाँ सब जी, कुछ? हाँ जी, सारा ट्रीटमेंट हो जाता है। एक बार आप वहां पर जाकर मिल लो। अगर फिर भी ऐसा उनको कुछ लगता है कि आपको जो है वो फर्दर मैनेजमेंट की जरूरत है या यहाँ भेजने की जरूरत है, तो वो आपको भेज देंगे। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए जो इफेक्टिव सोल्यूशन है वो चंडीगढ़ में हो जाएगा। ओके। ठीक है, एक बार आप आकर मिल लो। ठीक है मैम। वैसे ये क्योरेबल है मैम? आपने किए हुए हैं पहले क्योरेबल? तो मैनेजेबल है जी, जैसे मैंने अभी बोला कि वो क्रॉनिक हो चुका है। अब मैं ऐसा बोलूँ ये एकदम से सही हो जाएगा तो आई माइट बी रॉन्ग एट माई प्लेस। सबसे पहले मैनेज करना जरूरी है। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को तो पहले अच्छा करें। डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं अच्छे से, इसका मतलब है वो ठीक हो रहा है, मैनेज हो रहा है। तो पहले तो मैनेजमेंट से शुरू करेंगे कि जितनी दिक्कतें अभी आ रही हैं उसको कुछ कम किया जा सके। क्योंकि अभी एलोपैथी में जो भी हाई एंड ड्रग्स आपको दी जा सकती थी वो सारी दे के खत्म हो चुकी हैं। तो अब हम कुछ इंजेक्ट तो बॉडी में नहीं करते, ना ही कोई स्टीरॉइड्स डालते हैं। हम नेचुरली हेल्प करते हैं बॉडी की हीलिंग के लिए, बॉडी खुद को रिकवर कर सके। जो थोड़ा सा जो उसका मैकेनिज्म है उसको बूस्ट करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ताकि जो भी दवाइयां हम शुरू कर रहे हैं वो शरीर में अच्छे से लगें। तो पहले मैं मैनेजमेंट के साथ आपको जाने के लिए बोलूंगी। मैनेजमेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली उसका रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अभी पहले करंट कंडीशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है ठीक है, मैम। ठीक है ठीक है। रेणु जी, आप एक बार आ जाएं हॉस्पिटल, हम आपसे मिल लेते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी। ठीक है, दिलीप जी, दिलीप जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हिंदी में किसका नाम है? हेलो। हाँ जी, हेलो नमस्कार दिलीप जी। मैडम। मैडम मेरा नमस्कार। मैं 39 का एज का हूँ। जी। मैं जब सोता रात को 1-2 बजे से मैं नींद डिस्टर्ब होता है और नींद भाग जाता है, और उसके बाद बेड में पड़े रहना होता है। किसी लिए होता है, थोड़ा बताइए। कब से रह रही है नींद डिस्टर्ब? 8-10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन हो गए? और 10-15 दिन पे अभी और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही नींद के अलावा? आपने अपना बीपी वगैरह चेक करवाया है? नहीं, चेक नहीं किया। एक बार बीपी चेक करवाओ, बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं रह रहा है? खाना क्या खा रहे हो? रात को बहुत ज्यादा हैवी खाना खाकर मत सो। और किसी चीज का स्ट्रेस है? कोई कंडीशन, कोई कोई दिक्कत है फैमिली में जिसके बारे में ओवर थिंक हाँ तो करते हो या रात को इसकी वजह से बार बार उठ जाते हो? क्योंकि जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं हमारे माइंड में चीजें चलती रहती हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, उसकी वजह से भी रात में नींद खुल जाती है और वो हमारे बीपी को भी बढ़ा देता है। जी इस तरह मैडम। की कंडीशन अगर कोई है और तो पहले उसको रूल आउट करते हैं, आपका बीपी चेक करते हैं। अगर फिर भी नींद नहीं आती है तो हम जो है वो शिरोधारा एक थेरेपी रहती है उसके साथ शुरू करते हैं। वो माइंड रिलैक्सिंग थेरेपी होती है।
जो इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं ना, जिनको नींद ही नहीं आती, मतलब उनको पूरी पूरी रात नहीं नींद आती, 3 3 4 4 दिन हो जाते हैं वो बिना सोए निकाल देते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम शिरोधारा परफॉर्म करते हैं। और मैंने ऐसे क्रॉनिक इंसोम्निया के पेशेंट शिरोधारा टेबल पे सोते हुए देखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नींद नहीं आ रही है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले किस वजह से हो रही है वो एक बार रूल आउट करना जरूरी है। कहाँ से बात कर रहे हो? उड़ीसा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हमारा क्या है? उड़ीसा भुवनेश्वर। एक बार वहां पर मिल लो। जी मैडम, वो थोड़ा जो ओबेसिटी के प्रॉब्लम है इसीलिए, नहीं तो जो मेरा जो BMI है उसका थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्या कह रहे हो? अ, थोड़ा ओबेसिटी के लिए इसे प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हाँ, ओबेसिटी है डेफिनेटली, वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होंगी, बीपी बढ़ेगा। तो एक बार पता करना जरूरी है, टेस्ट करवाते हैं आपके, कुछ आपका बीपी चेक करते हैं, वो सारी चीजें एक बार करवानी पड़ेंगी, टेस्ट करवाने पड़ेंगे, बीपी चेक करना पड़ेगा, तभी पता आपका चलेगा कि आप, इसके अंदर क्या दिक्कत है। आपके सेंटर में टेस्ट हो जाएगा सब जो वो भुवनेश्वर में टेस्ट हो? आपको लिख कर दे देंगे, टेस्ट आप किसी भी लैब से करवा सकते हो। और ठीक ठीक है, है, ठीक। क्लिनिक है उसके वो, हाँ हॉस्पिटल ठीक नहीं है है भुवनेश्वर हाँ में। जी। ठीक है, तो एक बार आप जाओ वहां पर मिल लो। जो जो आप बोल रहे हो ना कि किस वजह से हो सकता है, उस वजह को रूल आउट करने के लिए आपको टेस्ट लिख के जाएंगे, वो टेस्ट करवा कर आप चेक करवाना, फिर डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये दिक्कत आ रही है, इस चीज के मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी ये वाली दिक्कत भी सही हो जाएगी। अगर आप जाकर ट्रीटमेंट लेना ठीक है, चाहते हो जाके करवा लो, अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो अपना नंबर ड्रॉप कर देना चैट बॉक्स में, आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक है मैडम। ठीक ठीक है है बेटा। मैडम, ठीक। ओके, नेक्स्ट पेशेंट रीना ठाकर जी। हेलो मैम, आवाज हाँ, आ रही है? हाँ जी रीना जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम मुझे ना वेट, मेरा ओवर वेट है बहुत ज्यादा। हाँ जी। वेट ओवर वेट है मेरा। थायराइड है। ओवरवेट, हाँ। थायराइड भी है। हाँ, थायराइड भी है और विटामिन B12 और डी बिल्कुल कम है। हम्म। तो उसकी वजह से मुझे थकान और मन नहीं लगता है ना, थकान बहुत ज्यादा लगती है मुझे। ठीक है, नहीं डेफिनेटली जब वेट बढ़ा हुआ है और आपका जो है विटामिन लेवल जो है वो कम हो रहे हैं, तो जो मतलब बेसिकली आपकी जो वो ठीक नहीं है। अ- आवाज नहीं आ रही मैम आपकी बिल्कुल। हेलो। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? यस मैम, अब आई। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि आगे जैसे आप मुझे बता रहे हो ना, एक तो थायराइड की प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो हॉर्मोन्स है वो इम्बैलेंस है। हाँ हार्मोन जी। हार्मोन इम्बैलेंस है, मतलब थायराइड, इसीलिए तो थायराइड की गोली खानी पड़ रही है। हाँ जी, 100 mg की खाती हूँ मैम मैं। हाँ जी, हाँ, क्योंकि कहाँ 25 mg से शुरू होती है आपकी हम्म। सीटी, अभी जो है ये 100 mg। तो एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बाद जो है दूसरी दिक्कत आपको जो आ रही है वो आ रही है ओवरवेट होने की, क्योंकि जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ओवरवेट, हार्मोन्स जो है वो अच्छे से जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है बॉडी, विटामिन्स के लेवल भी कम है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो ना तो शरीर में अच्छे से पच रहा है ना लग रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन वेट बढ़ने के कारण जो है आवाज नहीं आ रही मैम, आप क्या कह रहे हैं? हेलो। आपको आ रही है मेरी आवाज अभी? अब आई मैम, क्या बोल रहे थे? स्किप हो गया, सुन नहीं पाई मैं। मैं कह रही हूँ कि जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, जो आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब जो भी आप चीजें खा रहे हो वो शरीर में अच्छे से पच नहीं रही, लग नहीं रही, यस मैम, यस, हाँ। वो अच्छे से शरीर में पचेंगी नहीं, लगेंगी नहीं, तो वो दिक्कत करेगा। तो का कोई वजन मैम तो
लेकिन शरीर की जो प्रॉब्लम है, शरीर में जो दिक्कतें आ रही हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगी। तो अगर हम्म हमने करना है बॉडी की मतलब बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब करे, उनमें जो है अच्छे से जो आप खा रहे हो बॉडी में अच्छे से लगे और पचे, तो उसके लिए जरूरी है पहले एक बार प्रॉपरली इस चीज के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करवाना। शरीर की जितनी भी गंदगी से, अब वेट बढ़ा हुआ है तो वेट को मैनेज करना पहले जरूरी है। पहले हम वेट को मैनेज करेंगे, आपके वजन को थोड़ा कम करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन कराएंगे, शरीर में जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिन जितने भी शरीर में है, उनको बॉडी से फ्लश आउट करेंगे। जब वो फ्लश आउट हो जाएंगे तो जो भी दवाइयां मैं उसके बाद शुरू करूंगी वो शरीर में अच्छे से पचेंगी और लगेंगी। तो हम्म थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन में भी हेल्प करेगी। और अगर हम सप्लीमेंट शुरू करते हैं विटामिन B12 के, डी के, या आपको धूप में भी बिठाते हैं, तो उसको जो है वो अब्जॉर्ब करने में, बॉडी में पचाने में, लगाने में मदद करेगी। तो आपके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप हॉस्पिटल आ जाओ एक बार, ताकि ये सारी चीजें मैं आपको करवा सकूं और सिखा भी सकूं। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से बात कर रहे हो? तो गाजियाबाद में भी एक हमारा सेंटर है, पहले वहां भी विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो अगर दवाइयों के साथ शुरू करना चाहते हो। नहीं तो मेरठ में या लखनऊ में या नवी मुंबई में, यहाँ कहीं भी आ जाओ समय निकाल वो के। तो लखनऊ और वो तो दूर पड़ेगा, मेरठ तो फिर भी पास में है यहाँ से। और एक शायद आरडीसी में भी है ना, आरडीसी वो पास में पड़ता है हमें, वहां पे है क्लिनिक में। हाँ जी, हाँ जी, क्लिनिक है वहां पे। तो मुझे कहाँ पे जाना है, क्लिनिक या हॉस्पिटल में? देखो, ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हॉस्पिटल आ जाओगे, ताकि मैं साथ में थेरेपी शुरू कर सकूं, आपका अच्छा पंचकर्मा करवा सकूं। तो अगर मेरठ आ जाते हो तो सबसे अच्छी बात है। और अगर ऐसा है कि किसी वजह से नहीं जा पा रहे हो तो एक बार नियर बाय क्लिनिक में विजिट कर लो तब तक के लिए, ताकि तब तक के लिए अगर कुछ दवाइयों के साथ शुरू किया जा सकता है तो वो आपको गाइड करते हैं। अच्छा ठीक है मैम, तब तक कोई होम रेमेडी मैम, देखो थोड़ा होम, आराम। तो देखो सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना है। खाने पीने की आदतें बदलनी है, DIP डाइट चार्ट फॉलो करना शुरू करो, वो प्लेट 1 प्लेट 2 का कंसेप्ट जो आचार्य जी बताते हैं ना, हाँ जी हाँ जी मैम। वो फॉलो करना शुरू करो। आप अगर DIP डाइट चार्ट भी फॉलो करना शुरू करोगे उससे भी इम्पेक्ट आने लग जाएगा थोड़ा बहुत वजन में। क्योंकि शरीर में भारीपन बहुत ज्यादा लगता है ना, तो काम बिल्कुल। करने का भी मन नहीं आपसे करता। पहले एक और पेशेंट जो हमारे साथ जुड़े थे, अनिल जी, जिनको BP का प्रॉब्लम था, उनको दवाइयां दी गई चेंज करके कि दवाइयां खाओ, लेकिन वो दवाइयां खुद से एक समय पर खा रहे हैं, खाने पीने का परहेज करके ही उनका वजन कम हो गया है। वो अच्छा सिक्सटी अच्छा। फाइव केजी पर आ गए थे, अगर आपने उनकी बात सुनी होगी तो। अगर खाने पीने का जो परहेज है, हम्म, DIP जो डाइट चार्ट है, उसको ही अच्छे से फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट तो कई बार उसी से आ जाता है। तो वो डाइट अच्छा चार्ट थोड़ा सा फॉलो करो घर से अभी के लिए। अच्छा, तो वो मुझे उस पे मिल जाएगा ना, यूट्यूब या किसी पे, अब डाइट ये चार्ट? हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, और वहां पर अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए तो आपको वो डाइट चार्ट शेयर कर दिया जाएगा। डॉक्टर से अगर आप बात करना चाहते हैं, डॉक्टर से पहले हम्म बात करवा कर फिर वो आपको DIP डाइट चार्ट या जो भी आपके लिए प्रेफरेबल हम्म। डाइट चार्ट होगा वो आपको शेयर कर देंगे। स्वेलिंग भी मैम इसलिए आती है, स्वेलिंग बहुत आती है मुझे, क्या होती है? सूजन सूजन फेस पे और बहुत ज्यादा है। सूजन एक बार टेस्ट करवा के देख लेते हैं, कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है, सूजन किस वजह से आ रही है? थायराइड, ठीक। थायराइड की वजह से भी वो सूजन आती है शरीर में। हम्म थायराइड बढ़ जाता है ना, थायराइड की गोली हम लंबे समय से ले रहे होते हैं, उसकी वजह से भी सूजन आने लग जाती है, शरीर फूल जाता है थायराइड की हम्म। वजह हाँ जी मैम, ठीक है मैम। से। तो एक बार आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो या इस पर मैसेज कर दो, मैं डॉक्टर से आपकी कंसल्टेशन करवा लेती हूँ और देख लेती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट आपके करवाने हैं। और डाइट चार्ट जब तक आ नहीं सकते तब तक डाइट चार्ट शुरू करवा देते हैं आपका। अच्छा, इसी पे ही सेंड करूँ नंबर मेरा मैम? चैट बॉक्स में डाल दो नंबर, या तो इस नंबर पे अपना कंसर्न लिखकर फॉरवर्ड कर दो, वो आपकी कंसल्टेशन अरेंज करवा देंगे। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके रीना जी, टेक केयर। अगला पेशेंट कौन है? उगर सेन शर्मा जी, अपना क्वेश्चन पूछें। रोहित कुमार। जी मैडम। जी, रोहित जी अपना सवाल पूछे। मैडम को गैस की प्रॉब्लम रहती है मैडम। क्या प्रॉब्लम?
पेट की? जी हाँ क्या जी मैडम। क्या प्रॉब्लम रहती है पेट की? मैडम गैस से बनती रहती है, जैसे खाना खाता हूँ तो तुरंत गैस बन जाती है। गैस बन जाती है? हाँ। ठीक है। और खट्टी डकार आती है या नहीं, खाने खट्टी के डकार नहीं बाद? आती है मैडम। हाँ जी, खट्टी डकार नहीं आती है। खट्टी डकार नहीं आती, जी। गैस्ट्रिक बन जाती है। तो खाना भूख लगने पे खाते हो? क्या वजन है आपका? यही है, बी 67 है, पहले 72 था। हम्म, ठीक है। वेट मैनेज हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है खाना क्यों नहीं पच रहा। खाने पीने में जी। क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है? क्या आप डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, या वो चीजें खा रहे हो जो आपकी बॉडी पचा नहीं पा रही है, या आपकी बॉडी के लिए वो चीजें अच्छी नहीं है ना? मैडम जैसे दोपहर में कई बार लेट हो जाता है खाना, ये जरूर है कि कई बार 2 बजे खाता हूँ, कई बार 2:30 बजे खाता हूँ। शाम को 9-10 के समथिंग खाता हूँ। हम्म। नहीं, देखो, और बेस सुबह, कभी जब कभी सुबह अर्ली भूख मॉर्निंग लगती है ना, जैसे। तब खाना खाना चाहिए। और जी। खाना हमेशा, रात का खाना जितना जल्दी खाओगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। क्योंकि और रात शाम को के जब समय हम देर से खाना खाते हैं, एक तो वो भारी हो जाता है, और उसके बाद खाना खा के हम सीधा सो जाते हैं। तो वो पचाने में शरीर को उतनी ज्यादा मेहनत लगती है, फिर ना तो सुबह अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं, और ना ही दिन के कोई और काम करने का मन करता है। तो रात का जी। खाना जितना जल्दी खा सकते हैं उतना जल्दी खाने की कोशिश करो। जल्दी खाना खाकर जो है वो खत्म करो, और रात का खाना खाकर थोड़ी देर वॉक जरूर करो। और डाइट मॉडिफिकेशन कुछ रहेंगी वो मैं आपको गाइड करवा दूंगी। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, ताकि आपकी कंसल्टेशन अरेंज करा के बाकी और कोई दिक्कतें आ रही है उसके बारे में बात हो सके, और क्या आपके लिए जरूरी है, कोई टेस्ट करवाने रहेंगे या सिर्फ डाइट शुरू करनी है, उसके लिए गाइड करवा देती हूँ। चलो मैडम, कोई नहीं, मैं नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है रोहित जी। ठीक है मैडम। हो गया ये। इसके बाद अरुण राठौर जी, सिमी रानी, सिमी रानी, इनको म्यूट कर दो। सिमी रानी जी, अरुण राठौर जी, डॉली। हाँ नमस्ते डॉली। जी डॉली जी बताएं। हाँ मेरी एज अभी 50 इयर्स हो गई है। और हम्म, मेरा 10 साल पहले ही प्री मेनोपॉज हो गया था। ठीक है। ओके। और मेरा सेकंड चाइल्ड जो मेरा दूसरा बेटा है 20 साल का, वो उसके बर्थ के टाइम पे इंसिशन सर्जरी हुआ था बड़ा। अ, अच्छा। तो उसके कारण इंसिशनल हर्निया हुए थे मुझे तब से। तो अब हम्म, 3 तारीख को मेरे को हर्निया ज्यादा हो गया था, तो मुझे सर्जरी कराना पड़ा, तो 4 हर्निया हो गए थे लाइन से। क्या हो गया था? 4 हर्नियाज हो गए थे। चार अच्छा, ठीक है। 4 जगह से फट के निकल गया था बाहर। तो ठीक है। मेरी सर्जरी हुई है, पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि सेकंड चाइल्ड 20 साल होने के बाद से मेरे को थायराइड आ गया 20 साल से। हम्म, प्री मेनोपॉज के टाइम पे 38-39 पे मेरे को बीपी और इंसोम्निया हो गया था, डिप्रेशन जैसा भी हो गया था। अभी ठीक। इंसोम्निया डिप्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, पर ये है कि तब से थायराइड आया है, और अभी सर्जरी के पहले वो प्री सर्जरी टेस्ट कराना रहता है एनेस्थीसिया देने के लिए, तब अचानक से थायराइड बहुत ज्यादा बड़ा, टीएसएच बहुत बड़ा बड़ा हुआ आया। हम्म, तो 125 खाती थी मैं एमसीजी, अभी 175 करने को बोला है। ठीक है। और वेट मेरा किसी तरह से भी नहीं, मैं पूरा डाइट फॉलो करती हूँ, अच्छा खाती हूँ, कम खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। कहाँ से बात कर रहे हो डॉली जी आप? हैदराबाद से। मुझे एक्चुअली ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक बार आना है, पर हैदराबाद में बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं है, खाली ऐसा सेंटर है जहाँ जाके खाली कंसल्ट करके दवाई ले सकते हैं। यहाँ पे नहीं है ना हॉस्पिटल? हॉस्पिटल है, डे केयर सेंटर भी है, हॉस्पिटल भी है, पर वो छोटा अस्पताल है। छोटा नहीं, मतलब ये जो थेरेपीज वगैरह हो जाती है क्या उधर? हाँ, थेरेपीज हो जाती हैं। हाँ। हैदराबाद में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ थेरेपीज हो जाती हैं। अच्छा। फैसिलिटीज थोड़ी कम हो सकती हैं, 20 to 25 बेडेड हॉस्पिटल है वो। नहीं, वो छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पहले जब मैंने कांटेक्ट किया था तो मुझे बोला गया था कि आप खाली फोन से कंसल्टेशन करके दवाई ले लो। तो आयुर्वेदिक दवाई क्या मुझे सूट नहीं करती है, मुझे गर्म पड़ती है बहुत।
कोई बात नहीं, एक बार हॉस्पिटल आ जाओ, हैदराबाद में अभी हमारा सेंटर है, एक बार विजिट कर लो, देख लो, मिल लो वहां पर, और थेरेपीज होती हैं वहां पे, तो वो तो आप किधर, थेरेपीज के साथ वो करवा सकते हो। कहाँ पे है, लोकेशन वगैरह कहाँ से मिलेगा मुझे? आपको मैं नंबर बता देती हूँ, ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप जो है एक बार एड्रेस ले लो। ठीक ओके, ठीक है, ठीक है। तो है, वहाँ एड्रेस पे कर लो, ओबेसिटी, आपको हैदराबाद का एड्रेस जो है वो शेयर कर देंगे, और फिर एक बार जाकर मिल लो, क्योंकि मिल लोगे तो दवाइयाँ नहीं भी लेनी होंगी तो कम से कम थेरेपीज के साथ शुरू होगा, हाँ और फिर ये जो दिक्कतें आ रही हैं आपकी, इनमें जो है आराम आना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे है ना गाइडेड आयुर्वेदिक दवाई कुछ लेनी भी पड़ती है, तो गाइडेड में मुझे लेना है कि मैं मंगा लूंगी और फिर मुझे मालूम है बहुत टाइम से कि मुझे सूट नहीं करती। इवन मेथी दाना भी अगर घर पे मैं खाती हूँ भिगो के सूप, तो वो भी 4-5 दिन के बाद मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो के लूज मोशन चालू हो जाते हैं। मतलब घर की टर्मरिक हल्दी जैसे अपन रोज खाने में यूज करते हैं, लेकिन अलग से मैं एम्प्टी स्टमक अगर मैं लेती हूँ, कभी कफ वफ हो गया या थेरेपी के हिसाब से लेती हूँ इन्फ्लेमेशन के लिए, तो 3-4 हम्म। मेरे मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं, वो भी हल्दी भी गर्म पड़ती है मेरे को। तो मेरे को ऐसा गाइडेड में चाहिए था कि आयुर्वेदिक में दवाई ले रही हूँ और मुझे नहीं सूट कर रही है, तो उसका क्या उसका एंटीडोट साथ में, कि वो गर्म नहीं पड़े, उसका काउंटर कुछ साथ में मेरे को गाइडेड मिल जाए, तो वो मैं दवाई कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे है हॉस्पिटल, तो फिर अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लास्ट हाँ, ये बोला गया था कि आपको चंडीगढ़ या मेरठ वहां आना पड़ेगा। हाँ, नहीं पहले सेंटर नहीं था, लेकिन अभी हैदराबाद में हमारा सेंटर है, आप एक बार जाकर मिल सकते हो वहां पे। श्योर, अभी ये है तो फिर मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं डायरेक्ट उधर ही चली जाऊंगी। थैंक यू सो ठीक है, मच। ओके डॉली जी, ठीक है। अरुण राठौर जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी। मैम। हाँ जी, नमस्ते जी। मैम, मुझे 15 साल हो गए, डायबिटीज है, ओबेसिटी हम्म। भी है मैम, और अभी मेरी उम्र 31 साल की है मैम। 31 साल की, टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है? मैम ठीक है, टाइप 2 टेस्ट हुआ था मैम, तो उसमें 3.64 कुछ आया था मैम, तो टाइप 2 आपकी डायबिटीज आवाज करके सही से बताया नहीं आ रही, डॉक्टर। फिर से बताओ क्या कह रहे हो। टाइप 2 डायबिटीज है करके बता रहे थे। टाइप 2 डायबिटीज है, और अभी आप 31 ईयर्स के हो सिर्फ, तो अभी इंसुलिन पर तो जी नहीं मैम। हो, गोली गोली खा रहे हो? नहीं मैम, जी टेबलेट ही चल रहा है मैम। कितनी रहती है नॉर्मल वैल्यू आपकी? फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी है, खाना खाने के बाद कितनी है? मैम लगभग फास्टिंग में 180 से 200 220 तक रहती है। फास्टिंग 220 तक और हो जाती है? जी मैम। अच्छा। और और खाना खाने के खाने के बाद बाद? मैम लगभग 300 ऐसा कुछ रहता है। मतलब काफी ज्यादा रह रही है, गोली खाने के बाद भी आपकी शुगर जो है वो मैनेज नहीं आ जी रही, मैम। है ना? कहाँ जी, से और बात? नींद भी नहीं आती मैम। खरसिया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हो? देखो, अगर तो शुगर को मैनेज करना है ना, तो शुगर को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, शुगर, क्योंकि शुगर जी लेवल फ्लक्चुएट करता है हमारी बहुत सारी, अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो डेफिनेटली वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, हमारा लाइफस्टाइल सुधारना होगा, हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बेटर करना होगा, उसकी अब्जॉर्प्शन डाइजेशन को बेटर करना होगा, और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली कि क्या चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सही हैं उनको एक बार एनालाइज करके फिर ट्रीटमेंट देना जो है वो ज़्यादा एडवाइजेबल रहेगा आपके लिए। तो दोनों तरीके हैं, जी एक तो मैम। मैं दवाइयों के साथ शुरू कर सकती हूँ ताकि दवाइयों से मैनेज किया जा सके, लेकिन अगर हॉस्पिटल आ सकते हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। मैम हॉस्पिटल पास में कहाँ पड़ेगा मैम? देखिए, वैसे तो सेंटर्स, छोटे सेंटर्स छत्तीसगढ़ में हैं, आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन जो हमारे मेजर सेंटर्स हैं वो थोड़े दूर है। आप एक बार ऑनलाइन जी कंसल्टेशन ले लो, एक बार डॉक्टर से बात कर लो, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल होगा वो गाइड कर देंगे, कौन से सेंटर में आना रहेगा, नियरेबल सेंटर जहाँ पड़ेगा वो आपको गाइड कर देंगे। जी मैम। ठीक है, तो एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं आपकी कंसल्टेशन करवा देती हूँ। कंसल्टेशन के बाद जो है वो और सॉर्टेड चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा सा डाइट वो आपको गाइड कर देंगे, और उसी के साथ साथ कौन से हॉस्पिटल में आ सकते हो जो आपके नियर बाई पड़े वो भी गाइड हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके अरुण जी, ठीक है। सिमी रानी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी सिमी जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम मुझे नमस्कार ना, जी। मुझे 2019 में ना मेरे जो क्या नाम है, गायनी प्रॉब्लम थी मुझे,
जैसे यूट्रस में ना पॉलिप बन गया था। ठीक है। तो वो पॉलिप मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी शुरू की, तो मेरे यूट्रस का मुंह थोड़ा टेढ़ा है, तो हम्म। पॉलिप अपने आप बाहर नहीं आ रहा था। तो उसके अलावा फाइब्रोइड भी थी मल्टीपल। तो मैंने हॉस्पिटल गई, तो उन्होंने पॉलिप को कैसे, मतलब मुझे थोड़ा जैसे बेहोश करके, मुझे नहीं पता क्या ट्रीटमेंट किया, वो पॉलिप उन्होंने निकाल दिया। तो मैंने हम्म। उनको बोला जो फाइब्रोइड्स हैं, वो कहते फाइब्रोइड्स ऐसे मतलब हो जाते हैं, मतलब फाइब्रोइड्स का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आप पे। हम्म। उसके बाद उन्होंने फॉलो अप के लिए मुझे 15 दिन के बाद बुलाया था। फिर उन्होंने बोला कि आपको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी तब आपने आना है। फिर मेरे जैसे साल 1.5 साल के बाद पीरियड्स ही बंद हो गया। मेरी एज इस वक्त 51 है। तो कितनी है आपकी? 51 51, हाँ। है ना। तो उसके बाद मेरे को एक बार ना सीजर आ गया। तो अब ओके। जो हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि जो फाइब्रोइड्स है ना, उनका वेट वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यूट्रस हम्म। में। और उन फाइब्रोइड्स की वजह से आपके ब्रेन में भी एक मतलब तसोली टाइप बन गई है, जिसकी वजह से आप सीजर आ गया कि मैं गिर गई, जैसे मेरे सिर पे चोट लगी, तो हम्म। स्टिचेस लगे हैं। अभी मुझे छुट्टी हुए 2-4 दिन नहीं हुए हैं। तो हम्म। आपको ये पूछना था कि मैं कोई डाइट फॉलो करूं, क्या करूं मैं, क्योंकि उन्होंने तो सिमी जी, मुझे एक बोल बार दिया। रिपोर्ट चेक करनी पड़ेंगी कि फाइब्रॉइड का साइज क्या है, और सीजर आया उसके बाद कोई और टेस्ट हुए, ब्रेन का कोई हाँ MRI जी, सीटी स्कैन MRI हुई मेरी क्या ब्रेन उन्होंने? की। तो उसमें वो मतलब छोटा सा एक रसोली है। तो वो कहते हैं एक कि बार वो रिपोर्ट देखनी आपके पड़ेगी आपकी। आपके नर्वस सिस्टम पे नहीं अटैक कर, कुछ ऐसा कर रहा। पर वो कहते हैं कि 14 mm ऐसे कुछ है, जो अब फाइब्रोइड्स की जो लेंथ है या विड्थ है ना, हम्म। एक 14 बार mm। रिपोर्ट भेजो, क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है उनकी साइट क्या है और साइज कितना है, और जो MRI में कोई जो उन्होंने वो बताया MRI वाला रसौली, मैम 4.8 है। रसौली कौन सी जगह पे है, कौन क्या लोकेशन है उसकी, क्योंकि देखो सीजर जब भी आता है ना, तो सीजर आने की एक वजह होती है, जो हमारे ब्रेन के नॉर्मल सिग्नल्स होते हैं, जो हम जैसे नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारे ब्रेन का, तो वो सिग्नल्स पास ऑन करता है। जब भी वो जो सिग्नल्स है उसमें कोई हैम्परिंग होती है, वहां पर कोई या तो एब्सेंस होती है किसी वेव की, या हाइपर एक्टिविटी होती है, उस टाइम पे जो है हमारी बॉडी अब नॉर्मल बिहेव करती है, हमें सीजर आता है ना। तो वो सीजर या तो किसी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकता है, जैसे आप बता रहे हो किसी ट्यूमर या ग्रोथ की वजह से हो सकता है, हाँ जी, या किसी ट्यूमर। लोगों में वो कंजेनाइटल, तो वो रूल आउट करना बिना रिपोर्ट चेक किए, इसमें मैं आपको कुछ ज्यादा कुछ गाइड नहीं कर पाऊंगी। तो नहीं, आपकी मैंने आपसे ये पूछना था, उन्होंने मुझे लेविपिल एक मेडिसिन बोली हुई है सुबह शाम लेने की, है ना। क्या कह रहे हो? लेविपिल ऐसे कुछ गोली लेविप्रिल मेडिसिन शुरू कराई है, हाँ। ना। तो 2023 में आया था ये मुझे, सीजर हम्म। जो है ना। हम्म। सोए हुआ था, मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ था, क्या है ना, जब झाग निकली मुंह से। जी तो जी। तब हमने MRI कराई 23 हम्म। नवंबर में जब मैंने करवाई। फिर उसके बाद 24 में कराई, तब भी उतना ही साइज था। फिर उसके बाद 25 में कराई अभी। तो साइज तो उतना ही है, वही उसी जगह पे है। लेकिन मैंने गोली 1-2 दिन मिस की, तो फिर मुझे वो सीजर आ गया। मतलब मुझे वो उस गोली पे डिपेंड रहना पड़ेगा या एग्जैक्टली ट्यूमर। exactly. देखो जो वो तो लेविप्रिल है ना, बेसिकली लेविप्रिल क्या करती है, वो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को जो है वो कम कर देती है, ब्रेन एक्टिविटी को कम करने में हेल्प करती है। मतलब जो हाइपर एक्टिविटी, जैसे मैं बता रही थी कि अगर कोई हाइपर एक्टिविटी हो जाए, कोई बीट मिस हो जाए, तो उस टाइम हमें ये एक्टिविटी, वो उस चीज को होने ही नहीं देती। तो जब तक आप उसको खाते रहोगे, यू आर बीइंग फाइन। जैसे उसको खाना बंद कर दोगे, वो दिक्कत दोबारा होगी और दोबारा फिट आ सकता है। और उसको एक एक डोज में वो कंटिन्यूटी चलाते हैं, अगर उसको खाने के बाद फिर भी आती है तो उसकी डोज बढ़ा दी जाती है, तो डिपेंडेंसी हो जाती है बेसिकली लेविप्रिल में। हाँ जी, वही मैं पूछ रही थी कि ये जो मतलब ट्यूमर है या फाइब्रोइड्स है, ये पंचकर्मा इस सब से खत्म हो सकते हैं कि इसके लिए मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? देखो एक बार रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, मैं क्या कह रही हूँ आपको, एक बार रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, हाँ जी, साइट्स चेक रिपोर्ट करनी, के लिए हो मैंने। जाते हैं फाइब्रॉइड भी ठीक हो जाते हैं हमारे पास, कैंसर के पेशेंट भी आते हैं, ट्यूमर्स के पेशेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं आयुर्वेदा में। लेकिन किस पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा होगा, वो एक बार चेक करना जरूरी है, रिपोर्ट्स देखना जरूरी है। हाँ जी, वही एक मैं बार अपना रिपोर्ट। नंबर ड्रॉप करो, मैं डॉक्टर से कनेक्ट करवाती हूँ आपको, वो आपकी रिपोर्ट्स चेक करके आपको बताएंगे कि क्या बेटर है। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा चैट थेरेपी के साथ शुरू करवाना, तो फिर वो रिपोर्ट्स लेकर आपकी थेरेपी प्लान करवाएंगे। चैट बॉक्स में अपना नंबर भेज दो।
हाँ, चैट बॉक्स में अपना नंबर डलवा दो, मैं आपकी डॉक्टर से कंसल्टेशन अरेंज कराती हूँ, आपकी रिपोर्ट्स भी चेक करेंगे, आपका क्या प्रोग्नोसिस हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, और सबसे पहले कि क्या हम आयुर्वेदा में इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है? यहाँ लुधियाना में जो मैं है ना, जो शुद्धि हाँ क्लिनिक, जी। मैं वहां पे गई थी। शुद्धि क्लिनिक लुधियाना में है ना, मैं वहां पे गई थी, लेकिन मैंने उनको बोला था कि मुझे या तो आप पंचकर्मा वगैरह ये सब कुछ भी साथ में कराओ, तो वो कह रहे थे पहले आप मेडिसिन लो। तो फिर मैंने मेडिसिन इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या पहले बोला दवाइयाँ खा लो उसके बाद पंचकर्मा करा लेना? नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेडिसिन 1 महीना खाओ और फिर एमआरआई कराओ, आपको रिजल्ट दिखेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं स्कूल में गिर गई, उसके बाद मेरे स्टिचेस वगैरह लग गए उसमें, तो फिर उसके बाद तो मैं गई जा नहीं नहीं ना। पाए आप। हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो रिपोर्ट्स देखूंगी मैं, अगर उन्होंने ऐसा कहा कि मेडिसिन से इम्पैक्ट आ जाएगा तो कुछ तो ऐसा उन्होंने देखा होगा जिसकी वजह से आपको कहा, क्योंकि हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिसमें जो है ग्रोथ के रिडक्शन के चांसेस हो जाते हैं, पेशेंट्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। आचार्य जी ग्रीन जूस बताते हैं, जो पालक मेथी बथुआ चौलाई वाला, वो लेकर हाँ जी, देख लो 3 दिन, हाँ मैं जिसमें देखती हूँ वो भी देख के। बेनाइन एक्चुअली ग्रोथ मैं होती है ना तब जिन थोड़ा पेशेंट। होम्योपैथी मेडिसिन ले रही थी ना, इस वजह से मेरे को लगा कि ये 2 मेडिसिन मेरे को कंटिन्यू करनी मुश्किल होंगी। कुछ नहीं होता, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां साथ में ली जा सकती हैं। हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। मैं जो दवाइयां देती हूँ उसमें होम्योपैथिक दवाइयां भी रहती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी रहती हैं। ठीक है मैम, मैंने अपना नंबर दे दिया है, फिर मैं आपको रिपोर्ट्स भेज दूंगी ठीक शाम है, आप तक। अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं टीम से कहकर आपकी कंसल्टेशन अरेंज हाँ, करवाऊंगी, फिर आप ब्रीफली बात कर लीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। कोई बचा है? ठीक है, अब हम पीपीटी की तरफ दोबारा जाते हैं, इसके बाद भी अगर कुछ पेशेंट्स रह जाएंगे तो फिर मैं उनके क्वेश्चंस भी ले लूंगी। हाँ जी, हाँ, एक और वीडियो है हमारे रिव्यू पेशेंट के लिए जो डायबिटीज के ही हैं, तो वो एक बार आप वीडियो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी रिग्रेसिव पीपीटी है उसकी तरफ जाते हैं। कोरोना काल में डायबिटीज का शिकार हुआ और कोरोना काल कहना तो ज्यादा गलत था। कई बार कह कि एक अनियमित जीवन शैली, उस अनियमित जीवन शैली ने बीमारी दे दी, डायबिटीज भी और दोनों साथ में। फिर ऐसे ही आकाश में भला किया था, कभी किसी से मुलाकात हो, और एक दिन ये किसी डाइट की चर्चा कर रहे थे, वो मेरे स्टूडेंट ने मुझे वो डाइट करी फॉलो किया, टू टेक केयर। और कल शाम, आज है तारीख 24 नवंबर, 23 नवंबर को मेरी रिपोर्ट आई है लास्ट ब्लॉक का 6.1 का है, और आकार को भगवान ने पूरी दुनिया में फैलाए उनकी सेवाओं को, क्योंकि वो मानवता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जाऊंगा भी और रिपोर्ट लेके जाऊंगा आचार्य के आश्रम जाऊंगा, और आप में से जितने भी लोग आज के दौर में गंभीर बीमारी के साथ, वो आप सारे लोग बता दीजिए। ठीक है, जैसे आपने देखा ये जो हमारे पेशेंट है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डाइट चार्ट को फॉलो किया था। अभी अभी तो ये हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन इन्होंने सिर्फ डाइट को फॉलो करके ही अपना जो HbA1c है उसको कंट्रोल किया। अपनी जो ये प्रॉब्लम उनको आ रही थी कि उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए थे, वो लेथार्जिक फील कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो कॉन्क्योर करी सिर्फ इसी की वजह से। तो नेक्स्ट हम जो हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है इसके बाद वो है थायराइड। तो थायराइड बेसिकली जो है वो 2 तरीके का रहता है, एक हाइपरथायराइडिज्म, एक हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपर और हाइपो दोनों के ही सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं।
एक में जब हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंड सहन नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हमें पसीना नहीं आता, पसीना आना बंद हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं पेशेंट, उनमें डिप्रेशन की सिम्टम्स आते हैं, इरिटेबिलिटी, बहुत जल्दी जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, है ना, और या तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या तो हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। उनका जो है वो हार्ट रेट जो है स्लो हो जाता है, पेशेंट लेथार्जिक जो है वो ज़्यादा लेता है, उनके जो नेल्स हैं, जो नाखून है वो ब्रिटल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं, मसल्स में और जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है, और जो फेस है ना वो पफी सा हो जाता है, फूला हुआ फेस जो है वो हो जाता है। दूसरी ही कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन की एक्सेस प्रोडक्शन जो है होती है। इसमें पेशेंट का जो है वेट लॉस और गेन दोनों हो सकता है ना, वेट लॉस होता है पेशेंट का, इसके साथ साथ उसके जो पीरियड्स का साइकिल है या तो वो छोटा हो जाएगा या कम पीरियड्स उसको आने शुरू हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ उनकी जो स्वेटिंग है उनमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनकी आईज में पफिनेस रहनी शुरू हो जाएगी, बल्जिंग हो जाएगी आईज की, वो ठंड को तो सहन कर लेंगे, उनको हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, वो गर्मी को नहीं सहन कर सकते, और जो उनके नेल्स हैं, जो उनके नाखून हैं, या तो वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, या तो फ्लेकिंग होनी शुरू हो जाती है, उनके फ्लेक्स निकलने लग जाते हैं, और उनमें नर्वसनेस, एंजाइटी, मसल वीकनेस या पेट का सही से साफ ना होना ये शुरू हो जाता है। और दोनों में जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है थकावट रहना, नींद का ना आना और हेयर लॉस होना। तो ये दोनों तरीके के थायराइड में जो शुरू होता है। तो ये जो मैनेजमेंट है ये भी बेसिकली थायराइड हार्मोन के होने की कंडीशन में ही शुरू होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं थायराइड के, तो इसमें बेसिकली हमारी एंजाइटी, नर्वसनेस, इसी के साथ साथ जो है वो ओवर हीटेड फेल होना, हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होना, सोने नींद ना आना, इरिटेट ज़्यादा जल्दी हो जाना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी डिफरेंशियल सिम्टम्स की। कॉजेज क्या हैं? अब कुछ कंडीशंस हैं हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हो सकता है, एक तो थायराइडाइटिस हो, या ये कुछ सिंड्रोम्स हैं, हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है, पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, नॉन फंक्शनल थायराइड ग्लैंड की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, क्योंकि हार्मोन की प्रोडक्शन ही नहीं हो पाती। नेक्स्ट, ग्रेव्स डिसीज। अब हाइपर थायराइडिज्म किस वजह से होता है? ग्रेव्स डिजीज की वजह से हो सकता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे, उसकी वजह से हो जाता है थायराइडाइटिस, और एक्सेसिव आयोडीन, आयोडीन की कंजम्पशन जब ज्यादा होगी तब हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट, ये हमारे पेशेंट का रिव्यू है, जो तो थायराइड पेशेंट है बेसिकली, इनसे जानते हैं कि इनको ट्रीटमेंट के बाद कितना जो है वो रिलीफ रहा। सर मैं वहाँ पे मेरा 19 ईयर से मैं अपनी थायराइड के मेडिसिन ले रही थी, सिंस मेरी प्रेगनेंसी के बाद में मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड हो गया था, एंड 19 ईयर से मैं 100 mg मेडिसिन ले रही थी, प्लस मुझे अभी हार्मोनल्स की भी प्रॉब्लम चल रही थी, मेनोपॉजल टाइम के भी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ में। यहाँ आकर मुझे बहुत थेरेपीज मिली और बहुत अच्छा लगा, प्लस बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है सबके साथ में, डॉक्टर प्रियंका ने, डॉक्टर रचना मैम ने बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, और उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। आई फील बेटर, मुझे दिन ब दिन बहुत अच्छा लग रहा है, और काफी चीजों के बारे में पता चला जो हम जाने अनजाने ले लिया करते थे, जैसे दूध वगैरह या क्या, तो हमें ये चीजों के बारे में पता चला कि कितनी ये सब चीजें मतलब हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। प्लस जो है हमारा जो भी मेडिसिन, हम आयरन फीवर में कैसे भी मेडिसिन ले लेते थे, कुछ भी कैसे भी एंटीबायोटिक्स ले लेते थे, तो उन सब से भी हमें कैसे बचना है उनके बारे में प्योर हमें बताया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब मैं वेट गेन से भी काफी टाइम से परेशान चल रही थी, वो उसमें भी मुझे लॉस देखने को मिला है, मतलब मेरे लिए तो 100% पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। हम शायद आयुर्वेदास को भूल गए थे लाइफ में, बट मुझे लगता है उन्हें चीजों को वापस लेकर के आना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली देखिए पेशेंट में जो है उनका थायराइड का इशू था, उनमें सिम्टम्स थे, जैसे मैं सिम्टम्स आपको बता रही थी, वो सारे सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे थे, जिसकी वजह से वो जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ट्रीटमेंट को शुरू करने के बाद उनमें मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो रिलीव आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट डिजीज पर चलते हैं। ये कुछ स्कैनर है, इसको आप स्कैन करके देख सकते हैं कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं थायराइड के लिए लंबे समय से, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हमारी बॉडीज पे आ सकते हैं।
ये भी हैं, कुछ स्कैनर्स हैं, इनको अगर आप स्कैन करते हो तो ड्रग रैशेस होते हैं या थायरॉक्सिन से जो है वो आर्टरियल फिब्रिलेशन का खतरा बढ़ जाता है। ये सारे साइड इफेक्ट्स जो दवाइयों के हैं वो कॉन्क्योर होते हैं। नेक्स्ट, अब इसके लिए कुछ होम रेमेडीज, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच धनिया के बीज को भिगोकर उसका पानी पी सकते हो, वो आपके हाइपोथायराइडिज्म में हेल्पफुल हो सकता है। रोज अगर आप नारियल पानी पीते हैं वो भी आपके आयोडीन को रेगुलाइज करता है, आपकी हाइड्रेशन को बेटर करता है, तो वो हेल्पफुल रह सकता है। सोया, कॉफ़ी या तली हुई चीज़ें ये आपने नहीं लेनी है, इसको अवॉइड करना है ताकि ये आपके थायराइड हार्मोन पे जो है वो इम्पेक्ट ना करे। जिंक युक्त जो फूड है जैसे कद्दू के बीज हो गए, बादाम हो गए, इनको आपकी डाइट में आपने ज़रूर जो है वो शामिल करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। इसी के साथ आयुर्वेदा में जब इसकी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो शिरोधारा हम कर सकते हैं, नस्य कर सकते हैं और विरेचन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में घर पे जो हम चीज़ें ध्यान रख सकते हैं वो है स्ट्रेस हमने कम लेना है ना, और जो हमारी हर्बल टी जैसे होती है वो आप साथ में शुरू कर सकते हैं। किस पेशेंट के लिए कौन सी हर्बल टी जो है एडवाइजेबल है वो एक बार आप कंसल्ट करके ज़रूर लें। हल्दी का सेवन आप शुरू कर सकते हैं। दूध या चीनी, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, अब आयुर्वेदा में इसमें भी हम नशे, शिरोधारा और बस्ती इनके साथ जो है ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। नेक्स्ट, और इसके लिए कुछ योगासन भी हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे योगासन मैंने स्क्रीन पे जो है वो फ्लैश करे हैं। इस तरह के कुछ योगासन रहते हैं जो थायराइड स्टिमुलेशन को या थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है पीसीओडी, पीसीओएस, बट ये भी लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। क्योंकि जब भी आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास पीसीओडी या पीसीओएस का कंसर्न लेकर जाते हो तो हमें यही सुनने को मिलता है कि इट इज़ नॉट ऑफ अ मेजर कंसर्न अंटिल अनलेस पूरी ही हमारी ओवरीज जो है वो फाइब्रॉइड से भर नहीं जाती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलनेस जो है वो कॉज होने लग जाती है, वो इनफर्टिलिटी की तरफ लीड नहीं करती। एंड दैट टाइम ऑल्सो दे डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट, वो जस्ट उसको ऑपरेट जो है वो करते हैं, है ना। तो हम इसका मैनेजमेंट डेफिनेटली पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसमें जो हम ओवरीज में जो है इरेगुलर हार्मोन इम्बैलेंस रहेगा और इसमें जो है वो मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स जो है इम्पेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट, अब पीसीओडी, पीसीओएस के क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? दैट इज बीइंग वेरी कॉमन नाउअडेज, इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग, एक्ने, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, हेयर का थिनिंग होनी, इरेगुलर पीरियड्स, फटीग, वेट चेंज होना, एक्सेसिव बॉडी में हेयर ग्रोथ हो जाना, ओवरीज में सिस्ट फॉर्मेशन, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट, अब इसके कॉजेज क्या है? बेसिकली हाई प्रोडक्शन, एंड्रोजन का हाई प्रोडक्शन होना, हार्मोनल का इम्बैलेंस रहना, लाइफस्टाइल जो है हमारा गंदा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेस एंड जेनेटिक्स। लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली जो कॉजेज हैं वो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड रहेंगे। ये हमारे कुछ रिपोर्ट्स हैं पेशेंट की, जैसे हम पीसीओडी, पीसीओएस में जब इनफर्टिलिटी पेशेंट में आ जाती है तो जो हमारा एएमएच हार्मोन होता है वो डिक्रीज कर जाता है। एएमएच कम होगा तो फर्टिलिटी हैम्पर करेगी, लेकिन जब हम आयुर्वेदिक और एएमएच को इंक्रीज करने के लिए वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट इन एलोपैथी, तो उसके लिए हम उसके बाद जो है आपको इंसेमिनेशन के लिए बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए बोला जाता है, इंड्यूस करने के लिए बोला जाता है, बट विद आयुर्वेदिक मैनेजमेंट वी कैन प्रोसीड विद द ट्रीटमेंट। तो इसमें हमने जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया उसमें ये बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें एएमएच हार्मोन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ सकता है, वो कैसे बढ़ा है वो इसमें सिग्निफिकेंटली दिख रहा है। नेक्स्ट, ये उन्हीं पेशेंट की वीडियो है जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो एक बार ये देख लेते हैं कि इनको पीसीओडी कंडीशन में 7 दिनों में कितना इम्पैक्ट आया है। और जब मैं यहाँ आई थी तो डॉक्टर दीक्षा के अंदर मैं यहाँ पर एडमिट हुई हॉस्पिटल हिल्स पंचकुला में। और जब मैं आई थी तो मेरे पीरियड्स महीने से आए नहीं थे और मेरा एएमएच 0.01 से भी कम था, और जस्ट विद इन 7 days ऑफ ट्रीटमेंट मेरा एएमएच अब 2.39 हो गया है और आई एम वेरी हैप्पी। और अब मैं बस अपने पीरियड्स आने का वेट कर रही हूँ टू गेट कंसीव।
देखो तो इन पेशेंट में सिर्फ 7 दिन में जो उनकी कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट है। 0.01% से भी कम उनका AMS था जो 2 तक आया है इन जस्ट 7 डेज। तो वी हैव वेरी गुड रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी एंड PCOD PCOS ऑल्सो। अब होम रेमेडीज घर पे हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, तो लो कार्ब डाइट आपने लेनी है। व्यायाम और योग अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। मेथी, दालचीनी, अलसी ये अपनी डाइट में शामिल करें। आप जंक फूड और चीनी वाली चीज़ें या दूध वाली चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। और इसी के साथ आयुर्वेदा में हम बस्ती परफॉर्म करते हैं, नस्य कर सकते हैं, शिरोधारा, अभ्यंग, उत्तर बस्ती, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हार्मोनल को संतुलन करने के लिए पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करता है और कुछ दवाइयों के साथ भी हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब हम डॉक्टर त्रियान की एक वीडियो है, हम इसमें देखते हैं कि हम जब नेचुरल ईटिंग करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में कितना इम्पैक्ट आता है। नॉट ओनली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पर ये बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं हमारे जो इस बारे में आपको थोड़ा सा इनलाइटन करेंगे। क्या खाना है? फॉर इट 60% ऑफ योर फूड। आप ब्लू जोन्स को देखिए जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर एवरेज है। मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के 2 फायदे। पहला, पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है क्योंकि वो हजम नहीं होता। और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है। गुड बैक्टीरिया, व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, बट इट इज जस्ट बाय व्हाट योर बैक्टीरिया प्रोसेस एंड मेक। हेंस अनकुक्ड फूड, रॉ फूड। पर हेल्दी हो ये नहीं कि धुला हुआ गंदा खाना वाला हो। इट इज वेरी गुड फॉर यू। और आफ्टर 40 एटलीस्ट आई सजेस्ट यू शुड बी एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, बट एकाहारी, 1 meal a day, and that should be good enough. नेक्स्ट वीडियो भी चला दो फूड वाली। जो कि चल फिर नहीं सकते दोबारा खुलाए, समथिंग है, बट मेक योर फूड 60% अनकुक्ड। हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसे आप दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, पर कभी फूड पॉल्यूशन की बात करें। What pollutes your body is the type of food you eat, and there are 45 foods जो कि आपके इंटेस्टाइन को, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। सिंपल एग्जांपल उसे कहते हैं डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। आई वांट ईच वन ऑफ यू, और मैं अपनी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बट जस्ट टू से कि इसमें छोटा सा अपेंडिक्स है, डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। 1% डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स बढ़ता है, 6% कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 2% डाइट इंडेक्स बढ़ता है, अगर यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 18% बढ़ेगा। तो मेक श्योर दैट व्हाट यू ईट डज नॉट कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। बॉडी को सहज तरीके से रखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी चला दो। So Dr. Trehan says Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life. Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है। Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. And that is exactly, if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8-10 times a day. There was a time, your hormones come up, you have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between, small snack. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. ठीक है, तो जैसे इन वीडियोस में हमने देखा कि हाउ आयुर्वेदा वर्क्स, हम अपने खाने पीने को कैसे सुधार सकते हैं। अपने खाने पीने को सुधारेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी।
ठीक है। अब डीआईपी डाइट चार्ट की हम बात कर रहे थे कि डीआईपी डाइट में बेसिकली क्या होता है, तो प्लांट बेस्ड डाइट जो है उसमें हम रखते हैं। जैसे अभी डॉक्टर त्रिहन ने हमें बताया कि वी डू हैव अनकुक्ड, और जो हमारे नेचुरल, जो चीज़ें नेचुरल हैं हमारे लिए, उनको हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, जो भी सीजनल होते हैं उनको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करो, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारा जो है वो डाइजेशन बेटर होगा, और जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हमें नहीं आएंगी। ठीक है। ठीक है, तो ये डाइट रिलेटेड कुछ कंसर्न है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब अगर कोई एक दो पेशेंट के क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन विल वाइंड अप द सेशन। अमिता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विनीत गर्ग, राजेश कश्यप जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार विनीत जी। या नमस्कार मैम। हाँ जी, बताएं आपका क्या कंसर्न है। या मैम, मेरा कंसर्न ये है कि मेरे को ना एक्चुअल में डायबिटीज की प्रॉब्लम है। हम्म। और मैम ये बेसिकली मेरे को, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बात करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा टाइम लेके मैम, 5 मिनट 10 मिनट। एक्चुअली हम्म। मैम ये मेरे को जो डायग्नोज हुआ ये 2023 में हुआ, मेरे को 2023 में जुलाई में मेरे को पता लगा फर्स्ट टाइम कि मुझे हम्म। डायबिटीज है। और ये मैम उस टाइम पे क्या है कि थोड़ा सा मैंने अपना उस टाइम पे मैंने अपना जस्ट एक फेस का ट्रीटमेंट भी करा रहा था मैं। तो हम्म। उसमें एक टैबलेट थी फिक्स ग्लो TSR करके। हम्म। तो वो टैबलेट भी मैं खा रहा था सुबह एंड शाम। 1000 mg की टैबलेट थी, वो भी मैं ले रहा था। प्लस उस मीनवाइल ना मैं उस टाइम पे क्या हुआ कि एक हमने अपना घर भी लिया था छोटा सा, तो रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रही थी, तो बहुत ज्यादा टेंशन बन गई थी, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो गई थी। प्लस हम्म। भांजे की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको डॉक्टर ने शंटिंग वगैरह बता दिया था करने के लिए। तो इन हम्म। सब चीजों से एक साथ बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई। तो हम्म। सडनली मुझे डायबिटीज डायग्नोज हो गई जुलाई 2023 में। और उस टाइम हम्म। पे मेरा HbA1c 12.8 था। ओके। हाँ जी, 12.8 HbA1c था। और मेरा फास्टिंग भी आपकी आवाज प्रिकॉशंस नहीं आ वगैरह रही है। लिए, डॉक्टर प्रिकॉशंस लिए डॉक्टर से मिला और सब कुछ किया। तो अब उसके बाद मेरा अभी, मेरा 3 महीने के बाद उस टाइम पे HbA1c 6.2 था। और लास्ट अभी 3-4 महीने पहले मैंने कराया था, 4-5 महीने पहले, मे बी दिसंबर के आसपास। तो उस टाइम पे मेरा 6.7 है। हम्म। 6 और मैं अभी पर डे एक टैबलेट होती है सिटक्सा MXR 100/1000, बिल्कुल। उसमें जिसमें मेटफॉर्मिन 1000 है और सीटाग्लिप्टिन 100 mg है। हम्म। मैं पर डे वो टैबलेट लेता हूँ, एक आफ्टर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में, आधे घंटे बाद। और हम्म। मेरा भी फास्टिंग आ रहा है मैम, अराउंड 110 से लेके 150 के बीच में रहता है फास्टिंग मेरा। हम्म। और मेरा PP जो रहता है खाना खाने के बाद, अराउंड ये रहता है 130 से लेके 150 160 170, ऐसे रहता है। देखो, जी जैसे अभी तक आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, बेसिकली स्ट्रेस इंड्यूस सिचुएशनल, और आपकी जो भी कंडीशन रही है उस दौरान जो आपने चीज़ों को गो थ्रू किया उसकी वजह से शुरू हुई है। और जब वो जी बेटर होने लगी है तो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन आने लगे हैं, है ना। और जी शुगर और जी ब्लड प्रेशर बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिसको हम सही कर सकते हैं, है ना। पर जी इसके जी लिए वी नीड टू नो कि कैसे करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट नीडेड टू बी स्टार्टेड। अब देखो, जो इतने लंबे समय से एलोपैथिक दवाइयाँ आप ले रहे हो वो एकदम से तो बंद नहीं होंगी, है ना, क्योंकि जी बॉडी जी की डिपेंडेंसी है उन पे। बॉडी जी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जब आप वो नहीं लोगे तो लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाएंगे। तो जब भी उसकी जी मैनेजमेंट के साथ हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करते हैं, कुछ थेरेपीज परफॉर्म करवाते हैं, खाने पीने का परहेज आपको शुरू करवाते हैं, ताकि जी नेचुरली आपकी जो शुगर है वो मेंटेन होना शुरू हो। जब मेंटेन हो जाती है तो हम एलोपैथिक दवाइयों को टेपर डाउन करते हैं, उनको कम जी करते हैं, ताकि जी बॉडी कोप अप भी कर रही है और हम डिपेंडेंसी को भी खत्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जी आप वो सारी चीजें सीख जाते हो, अडेप्ट कर लेते हो, और फिर उन दवाइयों को जो है एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। जी तो मैम। टेपरिंग डाउन का एक प्रोसीजर होता है, दैट विच इज नीडेड टू बी फॉलो। कहाँ से बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे, अगर आप अपनी दवाइयाँ बंद करना चाहते हो या छुड़वाना चाहते हो तो आपको हॉस्पिटल बुलाना पड़ेगा। कहाँ से बात कर रहे हो विनीत। मैं मैम आप, बात कर रहा हूँ सिटी फरीदाबाद, स्टेट हरियाणा।
हरियाणा से बात कर रहे हो। पंचकुला, कुरुक्षेत्र आप अगर आ सकते हो तो ये हमारे 2 मेजर सेंटर है। फरीदाबाद में भी हमारा एक सेंटर है, वहाँ भी मिल सकते हो। फरीदाबाद में कहाँ पे है मैम सेंटर आपका? आप हेल्पलाइन नंबर पे एक बार एड्रेस ले सकते हो वहाँ का मिलने के लिए। ओके मैम, ये मेरी जो मेडिसिन है ये छूट सकती है, मतलब डायबिटीज रिवर्स हो सकती है पॉसिबल मैम? टाइप 2 डायबिटीज है, सिचुएशनल आया है, ये आराम से मैनेज हो जाता है, छूट जाती हैं दवाइयाँ। ओके इंसुलिन डिपेंडेंसी भी छूट जाती है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स की तो। ओके मैम, जैसे बेसिकली मैं मॉर्निंग में ना अपना जो नाश्ते में क्या है कि थोड़ा सा सलाद और एक दो चपाती और दूध लेता हूँ, और लंच में पूरा फुल कोर्स जो लंच होता है सब्जी रोटी और डाइट को आपकी चेंज किया जाएगा आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली। जो भी आप खा रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी जरूरी हो जाएंगी, वो करी जी जाएंगी। आपकी बॉडी टाइप एनालाइज करने के बाद करेंगे। अगर तो आप हॉस्पिटल में रुककर एडमिशन लेकर ट्रीटमेंट करवा सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं करवा सकते तो फिर हम ऑनलाइन में भी इसको शुरू करते हैं, जिसमें एक अलग प्रोग्राम आता है, मधुमेह मुक्त भारत। वो 4 जी महीने का आपका कोर्स प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको डायबिटीज रिवर्स कैसे करते हैं वो सारी चीजें करवाते हैं, सिखाते हैं। सीजीएम जी सेंसर लगता है जो आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग करता है आपकी शुगर की। कुछ जी एलोपैथिक के साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करते हैं। फिर जैसे आपका ग्राफ नॉर्मल आना शुरू होता है, शुगर मैनेज होनी शुरू होती है, फिर धीरे धीरे जी आपकी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उसको कम करते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट प्रोग्राम। अगर आप उसमें भी इनरोल करना चाहते हैं तो वो भी आप क्लिनिक से इन्फॉर्मेशन लेके उसमें इनरोल कर सकते हो। मैम, उस कोर्स की फीस क्या होती है आपकी? एक बार आप मिल लो, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे। ओके मैम, जैसे रात में अगर बेसिकली मील स्किप करना चाहते तो मैंने लास्ट 10 to 15 डेज से मील स्किप कर रखा है, और मैं केवल रात में ना सैलेड लेके खा के सो जाता हूँ, सैलेड लिया और थोड़ा बहुत वॉक करके सोता हूँ मैं फिर हाँ, खाना। अर्ली जितना अर्ली हो सकता है उतना जल्दी खा लो, 6, 7, 8 मैक्सिमम। इस मैम एक्चुअल में क्या है कि 6 to 7 के बीच में तो ऑफिस में होते हैं, कई बार लेट सिटिंग भी हो जाती है ऑफिस में। हम्म तो मैं बेसिकली जब लेट सिटिंग होती है तो मैं तो खाना तो मैं बिल्कुल अवॉइड कर रखा है कि रात को खाना ना खाऊं, मैं अवॉइड करूं। बट ये है कि हम्म सैलेड ले लेता हूँ, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट हूँ तो सैलेड मैं कोशिश करता हूँ कि सैलेड तो ले एटलीस्ट ले लूं। तो अगर लेट नाइट सैलेड लेते हैं तो मैम सैलेड तो नुकसान नहीं करती ना? सैलेड ले सकते हो अगर वो आपके डाइजेशन को हैम्पर करती है, मतलब अगर आपको एसिडिटी हो जाती है या पचने में भारी हो जाता है तो स्टीम करके ले सकते हो। बाकी सैलेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो रात को सैलेड। ओके ओके मैम, तो जी मैम एक बार फरीदाबाद में मिल सकते हैं हम? हाँ जी, एक बार फरीदाबाद में आप मिल लें। ठीक है, ओके विनीत जी। जितने भी पेशेंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस मैं इस वेबिनार में ले पाई हूँ, आई होप मैंने उनके जो सॉल्यूशन है वो आपको दिए हों। और जितने भी पेशेंट हैं जो इस वेबिनार में नहीं जुड़ पाए या उनके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं नहीं ले पाई हूँ, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी क्या दिक्कत आ रही है, आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ताकि आपकी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व की जा सके। ठीक है जी, आज के वेबिनार के लिए इतना ही था। धन्यवाद।